हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट कैप्सूल। अपना जो पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अपना आ रहा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आज वहीं से शुरू करेंगे। आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज शुरू करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले ये समझेंगे थोड़ा कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या क्या बेसिक चीज़ें हमें ज़रूरी है। तो बेसिक जो टर्मिनोलॉजी होगी वो टर्मिनोलॉजी पहले समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको ज़रूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं पूरे चैप्टर के अंदर। टर्मिनोलॉजी में पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टिम्युलस के साथ, क्योंकि बार बार ये वर्ड जो है वहाँ पे रिपीटेटिव पोर्शन में दिया हुआ है कि स्टिम्युलस क्या होता है या तो स्टिम्युलाई क्या होता है। तो स्टिम्युलस का इन शॉर्ट मतलब क्या होगा, तो एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड। मतलब हम जो ऑर्गेनिजम्स है वो एनवायरनमेंट के अंदर कौन से ऐसे पार्ट्स है जिसमें रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो रिस्पॉन्ड के टुवर्ड में हमें जो भी रिस्पॉन्स है सारे रिस्पॉन्स को क्या बोलेंगे, स्टिम्युलस बोलेंगे। स्टिम्युलस के बाद दूसरा अपना पोर्शन आ रहा है रिस्पॉन्स। ये जो रिस्पॉन्स वहाँ पे जनरेट हो रहा है वो रिस्पॉन्स कौन जनरेट कर रहा है, तो द रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू अ स्टिम्युलस। अब ये स्टिम्युलस जो रिस्पॉन्ड दे रहा है उसी को क्या बोलेंगे वहाँ पे, रिस्पॉन्स। तो एक जगह पे वर्ड दिखेगा स्टिम्युलाई, उसका मतलब है हम जो रिस्पॉन्ड दे रहे हैं किसके सामने, तो एनवायरमेंट फैक्टर के सामने। तो एनवायरमेंट फैक्टर्स को स्टिम्युलाई बोलेंगे, उसके सामने अपनी जो एक्टिविटी है उसे रिस्पॉन्स बोलेंगे। ये रिस्पॉन्स जो है किस तरह से दिया जाता है, तो इसके लिए अपने पास एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक सिस्टम चल रहा है, जैसे हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो नर्वस सिस्टम के अंदर स्टार्ट करेंगे पहले तो रिसेप्टर के साथ, कि सबसे पहला पोर्शन जो होगा जो स्टिम्युलाई को डिटेक्ट कर रहा है अपनी बॉडी में वो कौन होगा, तो रिसेप्टर। कहाँ कहाँ हो सकते हैं ये रिसेप्टर, तो रिसेप्टर सारे जो अपने सेंसरी ऑर्गन्स है वो सारे सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर रिसेप्टर होते हैं। जब से छोटे से थे हम तब से रिसेप्टर पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं था, सिर्फ सेंसरी ऑर्गन हमने पढ़े थे, उसके अंदर कौन से रिसेप्टर है ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ी है। लेकिन आज देखेंगे यहाँ से स्पेशलाइज्ड सेल्स और ऑर्गन्स दैट डिटेक्ट स्टिम्युलाई। सेल और ऑर्गन की बात करनी है, ये उन सेल्स और ऑर्गन्स की बात हो रही है जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, रिसेप्टर है। सारे ऑर्गन्स के अंदर या सारे सेल्स के अंदर ये हो ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो कुछ सेल्स भी या तो कुछ ऑर्गन भी वहाँ पे एज अ सेंसरी ऑर्गन वर्क करते हैं या तो रिसेप्टर की तरह वर्क कर रहे हैं। एग्जाम्पल दिए हुए आईज है, ईयर है, स्किन है, जहाँ से हम स्टिम्युलाई डिटेक्ट करते हैं। स्टिम्युलाई क्लियर कर लेना एक बार अच्छे से बैठ के कि स्टिम्युलाई का मतलब क्या होगा, तो सेंस, इन शॉर्ट वो सेंस है। इफेक्टर की बात कर रहे हैं, अगर रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया था तो फिर रिसेप्टर ने डिटेक्ट करके वो सारी चीजें भेज दी कहाँ पे, तो ब्रेन पे। ब्रेन ने उसके ऊपर प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद उसने जो जनरेट किया वो रिस्पॉन्ड था। वो रिस्पॉन्ड जो है दो जगह पे रिस्पॉन्स क्रिएट हुआ। एक बार हमने जो इफेक्टर के साथ देने वाले है वो, और जब अंदर रिसेप्टर के थ्रू वो सारी चीजें ब्रेन में गई तो ब्रेन ने जो रिस्पॉन्स जनरेट किया है वो रिस्पॉन्स को ही वापस से भेजा जाएगा कहाँ पे, तो इफेक्टर के पास। क्योंकि रिसेप्टर अलग है जो सिर्फ एंट्री करवाता है इम्पल्सिस की या तो स्टिम्युलाई की, इफेक्टर जो है वो क्या करवाएगा, एग्जिट करवाएगा। इफेक्टर के तौर पे कौन कौन हो सकता है, तो ऑर्गन्स हो सकते हैं बेसिकली। कौन से, तो जरूरी नहीं है कि जो रिसेप्टर है वही वहां पे इफेक्टर होगा। तो इफेक्टर के तौर पे मसल्स आएंगे और ग्लैंड्स आएगी दैट कैरी आउट रिस्पॉन्स। जो भी रिस्पॉन्स जनरेट किया है, मान लो कि हम चलते जा रहे हैं, चलते चलते रास्ते में कुत्ता आ जा रहा है, तो क्या करोगे उसके सामने, गाड़ी लेके जा रहे थे, और कुत्ता आ गया, आपने ब्रेक लगाई, मतलब इंस्टेंट रिस्पॉन्स भी आ रहा है वहां पे। तो वो रिस्पॉन्स जो आ रहा है उसके टुवर्ड में अपने रिसेप्टर ने पहले वो सारी चीजें एब्जॉर्ब की थी। मतलब अगर कुत्ता पीछे भी पड़ा हुआ है, ये एक एग्जांपल बेस्ट रहेगा उसके लिए, कि अगर हम चलते जा रहे हैं कुत्ता पीछे पड़ा है तो हम भागेंगे। अब भागने में हुआ क्या, तो अपनी आंखों ने कुत्ते को देखा था, कुत्तों ने रिसेप्टर जो अपने कौन से यूज हुए थे, तो आइज के रिसेप्टर यूज हुए थे। लेकिन फिर भी इफेक्टर जो है उसके तौर पे आइज कभी भी नहीं थी। ये नहीं था कि हमने कुत्ते को देखा और वो देख के हमें भागना शुरू कर दिए। तो अपने लेग्स जो है वो लेग्स के जो मसल्स है वो मसल्स सारे वहां पे इफेक्टर के तौर पे काम आएंगे, क्योंकि वहां पे मसल्स वर्क करवाने हैं। आइज ने डॉग को देखा था, लेकिन वो अपने पास जैसे ही आता जाता था वैसे वैसे अपने लेग के मसल जो है वो मूवमेंट बढ़ा देते हैं अपनी। ऐसा कभी नहीं होता कि वहां से आइज निकल के भागना शुरू कर जाएगी। मतलब रिसेप्टर और इफेक्टर नॉर्मली जो है वो डिफरेंट ही होते हैं। और इफेक्टर के तौर पर नॉर्मली कौन आता है, तो कोई ना कोई मसल्स होता है। अगर मसल्स से थोड़ा आगे सोचे तो एक अपने पास है ग्लैंड्स। अभी इसी चैप्टर में हम लास्ट पोर्शन में पढ़ने वाले एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिनके अंदर हमें सारे हार्मोन्स मिलने वाले हैं, कि जो जो अपनी बॉडी से हार्मोन्स आ रहे हैं, कोई ग्रोथ करवा रहा है, कोई अपनी बॉडी को मेटाबॉलिकली मेंटेन कर रहा है, तो ये सारी चीजें जो है वो कंट्रोल हो रही है किसके थ्रू, तो हार्मोन्स के थ्रू, जो कहाँ से रिलीज होंगे, ग्लैंड्स के थ्रू। और वो ग्लैंड्स में से कब हार्मोन रिलीज करने हैं, ये हार्मोन्स रिलीज करवाने के लिए वहां पे जरूरत पड़ेगी हमें रिस्पॉन्स की। और वो रिस्पॉन्स जो है वो रिसेप्टर के थ्रू एब्जॉर्ब किए होंगे। रिस्पॉन्स एब्जॉर्ब जैसे ही होगा उसके ऊपर से एक रिस्पॉन्स जनरेट किया जाएगा ब्रेन के थ्रू, और वही ब्रेन जो है वो इफेक्टर के पास ये रिस्पॉन्स को भेज देगा। तो रिस्पॉन्स मसल को मूव करवाएगा अगर रिक्वायर्ड है, तो अगर रिक्वायरमेंट है हमें हार्मोन रिलीज करवानी तो वो हार्मोन रिलीज करवाएगा।
उसके बाद आ रहा है वॉलंटरी एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन। ये ज़्यादातर आपने सुना हुआ भी होगा, अगर नहीं सुना हुआ है तो वॉलंटरी एक्शन का मतलब ये होगा कि जो अपनी डिजायरेबल एक्शन है या तो कंट्रोलेबल एक्शन है। कंट्रोलेबल मतलब जो अपने कंट्रोल में है, कि ऊपर हाथ ले जाना ये अपने कंट्रोल में, क्योंकि ये मसल सारा जो है वो अपने पास मूवमेंट की कैपेसिटी दे रहा है, तो हम ऊपर ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे, अपने आप से किसी के बाजू में जो बैठा है उसके ऊपर सीधा चमाटा तो नहीं लगा देंगे, ऐसे ही हाथ नहीं उठ रहा है वहाँ पे, अपने आप कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पे। अगर कोई एक्शन ऐसी है जिनके अंदर अपना कोई कंट्रोल नहीं है, हम चाहे तो भी वो रुकेगी नहीं और हम चाहे तो वो स्टार्ट भी नहीं होगी, तो ये जो रिएक्शन है या एक्शन है अपनी बॉडी में वो सारी इनवॉलंटरी एक्शन है। देखेंगे इधर के एक्शंस कंट्रोल्ड बाय आवर विल, परफॉर्म्ड अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। एग्जाम्पल दिया राइटिंग, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, ये सारी चीज़ें, टॉकिंग, ये सारी चीज़ें क्या है तो अपनी वॉलंटरी एक्शंस है। इनवॉलंटरी एक्शंस के तौर पे क्या आएगा, तो इनवॉलंटरी एक्शंस में आ रही है अपनी कुछ ऐसी एक्शंस जो अपने कंट्रोल में नहीं है, एक्शंस नॉट अंडर अवर विल, अगेंस्ट द विल है, अपने कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल्ड बाय अपना ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम आएगा। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम आगे अभी पढ़ेंगे जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी इनकी, कि ऑटोमेटिकली जो एक्शंस होती है कौन से, तो हार्ट बीट है, ब्रीथिंग है और डाइजेशन है, इनके अंदर ये प्रोसेस अच्छे से हम समझ सकते हैं। तो वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शंस खास समझ के निकलना है यहाँ से। ये जैसे ही क्लियर करेंगे इनके आगे प्रोसेस के अंदर आगे बढ़ते जाएंगे, और आगे बढ़ते हुए मैं पहला अपना ओवरव्यू दिखाता हूँ कि चैप्टर के अंदर डिटेल में क्या लेने वाले। बेसिक टर्मिनोलॉजी सारी याद कर लेंगे, उसके बाद आ रहा है एनिमल नर्वस सिस्टम, उनके अंदर रिफ्लेक्स एक्शन की बात करनी है हमें। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होती है वो पूरा डिटेल में लेंगे। अपने पास इतना याद रखना कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए अपनी बॉडी में सिर्फ एकलौता ब्रेन नहीं है, ब्रेन के अलावा एक स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर भी है, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा रिफ्लेक्स एक्शन में। फिर अपना जो मेजर कंपोनेंट है ब्रेन, वो ब्रेन के टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे, कौन से टाइप का कौन सा फंक्शन है वो सारी चीज़ें पढ़नी है। प्रोटेक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब ये इतना अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर रहा था, लेकिन इनके पास खुद की सेफ्टी के लिए उनके सेल्स जो है वो खुद की सेफ्टी नहीं कर सकते, तो बाहर से दूसरे सेल आएंगे, जो दूसरे सेल्स है वो कुछ ना कुछ एक टिश्यू फॉर्म करेंगे या तो कोई ऑर्गन फॉर्म करेंगे। जो ऑर्गन हम वहाँ पे पढ़ेंगे कि ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, मैकेनिज्म ऑफ न्यूरॉन पढ़नी है। कि अब तो बोल तो दिया था कि रिसेप्टर के थ्रू ब्रेन में चला गया और ब्रेन के वापस इफेक्टर पे आ गया, लेकिन ये चीज़ें हुई किसके थ्रू, यहाँ पे ब्लड के अंदर तो ये सारी चीज़ें ट्रैवल नहीं कर रही है, तो कौन सी ऐसी चीज़ें यहाँ पे जो ट्रैवल करवाने वाली है। मतलब आ तो ऑर्गन सिस्टम ही रहा है, तो ऑर्गन सिस्टम समझने के लिए हमें वापस से वही अपना जो स्टार्टिंग किया था हमने कि सेल से टिश्यू बनेगी, टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो कोई भी ऑर्गन सिस्टम हो, अब यहाँ पे नर्वस सिस्टम की बात होने वाली है, तो नर्वस सिस्टम में भी सारे जो ऑर्गन्स रहेंगे वो ऑर्गन्स के अंदर जो टिश्यू रहेगी और उनके अंदर जो सेल्स रहेंगे वो सेल्स बेसिकली कौन से होंगे, तो न्यूरॉन होगा। तो वो न्यूरॉन की बात करनी है और उनके मैकेनिज्म की बात करनी है कि न्यूरॉन अकेला किस तरह से वहाँ पे ये सारी इम्पल्स इसको, या तो ये स्टिम्युलाई जो अंदर एंटर की थी जो कि इम्पल्स के फॉर्म में थी, वो इम्पल्स को वहाँ से कैसे ट्रैवल करवाएंगे, तो वो चीज़ें समझेंगे मैकेनिज्म ऑफ न्यूरॉन के अंदर। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के अंदर क्या पढ़ना है, तो मूवमेंट्स इन प्लांट देखना है। प्लांट के अंदर देखो कोई नर्वस सिस्टम तो है नहीं, तो उनको अपने पास सोचने का कोई जरिया ही नहीं है कि हम वहाँ जाते हैं, उसे वो अपने देख रहा होता, उसे पता होता कि ये फ्रूट लेने आया है, तो वो अपना फ्रूट छुपा नहीं देता ना, क्योंकि तो उसके पास इतना ब्रेन जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो उनके अंदर जो बेसिक चीज़ें होती है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, वो किस लिए है, तो अपने मूवमेंट के लिए, कि मूवमेंट जो है वो किस तरह से करवाना है, क्योंकि उनको ग्रो करना है। ग्रो करने के लिए जाहिर सी बात है हमें मूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो मूवमेंट अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है, साइड में भी फैल सकते हैं, कहाँ जाना है, किस चीज़ को किस तरफ ले जाना है, वो सारी चीज़ें मूवमेंट के अंदर पढ़ेंगे। फिर आएगा अपना हॉर्मोन्स, कि हॉर्मोन्स के अंदर सिर्फ हमें ग्लैंड के नाम याद रखने हैं, उनकी लोकेशन याद रखनी है और उनके फंक्शंस याद रखने हैं। थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा भी वहाँ पे लगाई हुई है हमने, लेकिन जब बेसिकली अपनी जो एनसीईआरटी के अंदर है वो तो सारी हमें याद रखनी है, बाकी जो है वो आपके हायर स्टडीज़ के लिए यूज़फुल होगी। इसके अलावा अपना पहला सिस्टम शुरू करेंगे एनिमल नर्वस सिस्टम। तो पहला एक क्वेश्चन आके ये खड़ा हो गया कि इतनी सब चीज़ें हम पढ़ रहे हैं तो उसकी ज़रूरत क्या थी, क्योंकि अपनी बॉडी में है। अपनी बॉडी में है मतलब कि ये सारी नीड फॉर अ सिस्टम टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कि अपनी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना क्यों है, तो एक तो एक स्मूथ वे चलाना है। अब कोई भी बिजनेस चलता है तो उसके अंदर जितने ज़्यादा एम्प्लॉयज रहेंगे उतना ही बिजनेस स्मूथ रहेगा, और उनके ऊपर सारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक कोऑर्डिनेट करने वाला भी तो होना चाहिए। तो वही चीज़ें यहाँ अपना नर्वस सिस्टम करेगा। क्या है, तो टू सेव द बॉडी फ्रॉम हार्मफुल स्टिम्युलाई, कि अगर ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं होता तो हार्मफुल स्टिम्युलाई अगर आती, मान लो कि ठंड ज़्यादा पड़ गई है, 0 डिग्री पे हम मनाली घूमने गए, तो मनाली घूमने जाएंगे तो वहीं पे बर्फ होकर रह जाते हैं अगर ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ना होता तो। टू कंट्रोल स्पीड ऑफ वॉलंटरी एक्शंस, जितने भी वॉलंटरी एक्शंस थे उनकी स्पीड एक तो मेजर करनी है, और दूसरा इनवॉलंटरी एक्शन है उनकी भी स्पीड कंट्रोल करनी है। चलते जा रहे हैं तो कितना फास्ट चलना पड़ेगा, स्कूल पे जा रहे हैं हम, स्कूल पे 5 मिनट लेट हो चुके हैं तो अपना ब्रेन बताएगा कि फटाफट भागना पड़ेगा। अगर नहीं भागे तो वहाँ क्या होगा कि एक हाथ पे पड़ेगी तो उसके ऊपर जैसे ये सारे सेल डैमेज होंगे,
कोई गाल पे लगा सकता है तो गाल का सेल डैमेज हो सकता है। ये ना हो इसलिए अपना ब्रेन हमें बताता है कि भाई फटाफट से भागना पड़ेगा, तो इसलिए भागेंगे हम। इनवॉलंटरी एक्शंस में क्या किया, अगर जब भाग रहे थे तो भागते टाइम हार्ट बीट जो वो इंक्रीज करवानी थी, क्योंकि भागते टाइम हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ब्लड सर्कुलेशन जितना ज़्यादा होगा बॉडी में उतनी एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए हार्ट बीट भी इंक्रीज करनी है, जबकि हार्ट बीट कैसी एक्शन थी, तो इनवॉलंटरी एक्शन है। तो इन शॉर्ट ये वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों की स्पीड जो है वो हाई करवा रहा है। कौन, तो अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिस्टम, मतलब नर्वस सिस्टम। टू हैव कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग फॉर रिस्पॉन्डिंग टू अ स्टिम्युलाई। थिंकिंग की कैपेसिटी आ रही है, स्टिम्युलाई के सामने कैसे रिस्पॉन्ड करना है ये तो समझ आना चाहिए। अभी जैसे बोला स्कूल में लेट हो रहा था, तो स्टिम्युलाई क्या आएगी कि फटाफट भागने की स्टिम्युलाई मिलेगी हमें, इंपल्स जो है वो यहाँ पे क्रिएट होगी या रिस्पॉन्स क्रिएट होगा, वो कैसा होगा कि ऐसा बोलेंगे कि स्लो चलेंगे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, मार देंगे। तो ये चीज़ें जो है वो नहीं आएगी दिमाग में। पहली बात तो यही है कि फटाफट भागना है। कोई भी चीज़ है, अब पेपर मान लो पेपर लिख रहे हो, 3 घंटे का पेपर है, 5 मिनट बची है और अपने 2 क्वेश्चन बाकी है, तो कोई ऐसा सोचेगा कि नहीं 2 छोड़ देते, नहीं छोड़ेंगे। बोर्ड के पेपर की बात कर रहा हूँ, टेस्ट में तो आप लोग छोड़ ही देते। ये मेजर प्रोसेस थी। तो इन प्रोसेस के अंदर एक, अगर ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये पूछ नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर पूछ ले तो बेसिक चीज़ें जो समझ आती है ना, वो याद रखने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए ये हमने पॉइंट मेंशन किया इधर, सेव द बॉडी फ्रॉम हार्मफुल एक्शंस, कंट्रोल स्पीड, और दूसरा है इनके पास कैपेसिटी है किसकी, तो थिंकिंग की और लर्निंग की। कोई चीज़ अगर सिखाई भी जाएगी तो वो सारी चीज़ें लर्न करने की अपने पास कैपेसिटी है। अगर ये कैपेसिटी चली जाती है तो फिर ब्रेन जो है वो थोड़ा, हम बोलते हैं मेंटली रिटार्डेड पीपल होते हैं, उनके अंदर ये लर्निंग कैपेसिटी इतनी पावरफुल होती है लेकिन इतनी स्लो भी होती है साथ में। इसकी वजह से हम उनको मेंटली रिटार्डेड बोलते हैं। बाकी वो अगर थिंकिंग की प्रोसेस स्टार्ट करे तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो इंक्रीजिंग पावर है, जो वो गेनिंग पावर सबसे ज़्यादा लेके बैठे हैं। एनिमल नर्वस सिस्टम के बाद अपने पास आ रहा है उनका सबसे पहला पार्ट न्यूरॉन। क्योंकि कोई भी ऑर्गन सिस्टम हमने पढ़ी है आज तक, 4 तो ऑलरेडी पढ़ के आए हम पहले चैप्टर से, वहाँ से 4 जो पढ़ी थी उनमें भी सबसे ज़्यादा मेजर पोर्शन क्या था, तो हम उनके अंदर सेल्स या तो उनकी टिश्यूज़ की बात करते थे। सेम प्रोसेस यहाँ चलानी है हमें कि न्यूरॉन के लिए भी पहले न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें एक बार वापस से रिवाइज भी करेंगे, और उनके अंदर ही उनके फंक्शंस क्या है वो वहाँ पे थोड़ा कम देखे थे। अब यहाँ पे मैकेनिज्म पढ़नी है न्यूरॉन की, तो उनके लिए ये स्ट्रक्चर्स पढ़ने पड़ेंगे। तो पहले देखेंगे स्ट्रक्चर उनका, तो मेजर कितने कंपोनेंट है। तो उनके पास न्यूरॉन का अगर स्ट्रक्चर देखने जाओ तो उनके अंदर एक आ जाएगा अपना डेंड्राइट, या तो सिंगल को बोलेंगे तो डेंड्रोन बोल देंगे। दूसरा आएगा अपना साइटोन यानी कि सेल बॉडी बोलते हैं, और एक आ जाएगा अपना एक्सोन। ये जो डेंड्राइट्स थी वही डेंड्राइट्स अगर एक एलोंगेटेड पोर्शन में आ रही है तो उसे क्या बोल देंगे, एक्सोन। तो एलोंगेटेड पोर्शन है, स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, इतना जो हमें दिख रहा है वो पूरा उनका सेल बॉडी का पार्ट है। सेल बॉडी के ऊपर ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं वो सारे उनके डेंड्राइट्स के पोर्शन है। सबको अगर सिमिलरली एक एक को बोलेंगे तो डेंड्रोन बोलेंगे, कंबाइंडली क्या बोलेंगे तो कलेक्टिवली डेंड्राइट्स बोलेंगे। एक सेल बॉडी है, सेल बॉडी के पास क्या क्या है, तो उनके पास न्यूक्लियस है। देखो लेकिन यहाँ पे भी जो न्यूक्लियस बताया वो मेजर न्यूक्लियस नहीं है, मेजर न्यूक्लियस ये है इनका, ये इनका न्यूक्लियस। न्यूरॉन का मेजर न्यूक्लियस कौन है, तो ये है, ये आगे सेल्स आने वाला है, अभी डिस्कस करते हैं उसके ऊपर। यहाँ पे क्या रहेगा, तो यहाँ पे प्लाज्मा रहेगा। अब नॉर्मली सेल के अंदर प्लाज्मा जो था उसे क्या बोलते थे, साइटोप्लाज्मा। इनके अंदर जो प्लाज्मा होगा उसे क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे न्यूरोप्लाज्मा। न्यूरोप्लाज्मा का अगर अलावा देखें तो वहाँ सेल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते थे, तो सेल मेम्ब्रेन बोलते थे। यहाँ पे इनके ऊपर जितने भी मेम्ब्रेन लग रही है वो मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे हम, नर्व मेम्ब्रेन। तो मेजर कंपोनेंट तो याद रखनी है, छोटे छोटे जो पार्ट्स है वो भी याद रखने पड़ेंगे। लेबलिंग में अगर ऐसे आप लेबलिंग करते हो तो थोड़ा जो है वो टीचर को जब चेक कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी थोड़ा व्यू अच्छा आएगा, व्यू अच्छा आएगा तो मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। ये है कि न्यूरॉन खत्म होगा, न्यूरॉन खत्म होने के टाइम पे ये एक्सोन के पास एक्सोन टर्मिनल आएंगे, या तो इसे नर्व एंडिंग बोलते हैं। नर्व एंडिंग के बाद यहाँ से दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होता है। ये एक दिमाग में इमेजिन करके रखना कि यहाँ से एक न्यूरॉन के बाद दूसरा न्यूरॉन आएगा। 2 न्यूरॉन कभी भी आपस में फिजिकली कॉन्टेक्ट में नहीं है, उनके बीच में एक छोटा सा गैप है, वो गैप को क्या बोलेंगे, तो साइनेप्स बोल रहे हैं, बोल देंगे गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स। इनके अंदर क्या होता है, तो न्यूरॉन्स में केमिकल के अंदर जो भी अलग अलग केमिकल्स है, केमिकल्स को बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। और वो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो इंपल्स को ही आगे ट्रैवल करवाएंगे। अब बेसिक चीज़ इतनी याद रखना कि जो भी स्टिम्युलस यहाँ से एंटर करके ब्रेन तक जाने वाली थी
ब्रेन से होते हुए जाने से पहले उसे एक टोल गेट आता है अपना, जिसे बोल देंगे हम स्पाइनल कोड। कोई भी इम्पल्स जो अंदर जाएगी तो उससे पहले कहाँ से जाएगी, तो स्पाइनल कोड से होते हुए जाएगी। लेकिन अंदर जो पूरा रोड रखा हुआ है हमने, रोड मैप जो है वो कौन क्रिएट कर रहा है, तो न्यूरॉन। एक न्यूरॉन के अंदर से होती हुई इम्पल्स जाएगी, बीच में साइनेप्स आएगा, साइनेप्स के बाद वापस कहाँ जाएगी, दूसरे न्यूरॉन में। प्रोसेस कुछ ऐसी रह जाएगी वहाँ पे कि ये अगर न्यूरॉन 1 है अपने पास, तो न्यूरॉन 1 के बाद वो सीधी जाएगी साइनेप्स में, और साइनेप्स के होते हुए कहाँ जाएगी, तो वापस न्यूरॉन में। ये न्यूरॉन 2 आ गया अपना। लेकिन जब तक न्यूरॉन में थी तब तक वो किस फॉर्म में थी, तो इलेक्ट्रिक फॉर्म में थी, या तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स बोलते हैं। जैसे ही वो इम्पल्स साइनेप्स के अंदर गई, वो कन्वर्ट हो गई किस में, तो केमिकल इम्पल्स में। और जैसे ही वापस इनके अंदर न्यूरॉन के अंदर जाएगी तो वापस इलेक्ट्रिक फॉर्म में। मतलब कि अपनी बॉडी में भी इलेक्ट्रिक झटके लगते हैं वहाँ पे, लेकिन वो बहुत ही लो अमाउंट में होते हैं। लो अमाउंट में होने की वजह से हम कभी करंट को फील नहीं करते, करंट फील नहीं करते। लेकिन फिर भी कभी आपने ट्राई किया होगा, वो कपड़े से ऐसे ऐसे करके फिर वो वहाँ पे चटके खाते हैं, तो वो इसकी वजह से ही हो रहा था, क्योंकि आपने न्यूरॉन्स को क्या किया, तो अपनी जो कैपेसिटी थी, वो जो इलेक्ट्रिक वोल्ट से वहाँ पे ट्रांसफर कर रहे थे अपने इम्पल्सिस को, वो इम्पल्सिस की आपने वोल्टेज बढ़ा दी। वोल्टेज बढ़ाने की वजह से थोड़ा बहुत चटका लगा आपको। किसी को जब आप दूसरी, अपनी बॉडी भी पोलर बॉडी है, पोलर बॉडी मतलब कि अगर खुला तार पकड़ लेंगे तो वहीं पे अपना करंट जो है वो पूरा दौड़ने लगेगा बॉडी के अंदर। मतलब कहीं ना कहीं कैपेसिटी थी बॉडी के पास कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स को भी वो ला रही थी। बीच में जो जा रहा है वो याद रखना, साइनेप्स के अंदर से जो जाएगा वो किस फॉर्म में जाएगा, केमिकल फॉर्म में। मतलब कि जो अपनी बॉडी है, वो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक इम्पल्स जब भी साइनेप्स के अंदर एंटर करती है, यहाँ से होते हुए, एक तो एंट्री ले लेना, कहाँ से एंट्री करेंगे, तो डेंड्राइट से। डेंड्राइट से कहाँ जाएंगे, सेल बॉडी में, या तो उसे क्या बोल रहे हैं, सोमा भी बोल रहे हैं। अगर वहाँ से वो एंटर कर रही है तो किसके अंदर जा रही है, तो अपने एक्सोन के अंदर। और एक्सोन के बाद वो कहाँ जा रही है, तो एक्सोन टर्मिनल में। एक्सोन टर्मिनल से होता हुआ साइनेप्स, साइनेप्स से वापस से डेंड्राइट, डेंड्राइट टू सेल बॉडी, सेल बॉडी टू एक्सोन, एक्सोन टू साइनेप्स। बस यही प्रोसीजर फॉलो होती होती कहाँ तक पहुँचेंगे, ब्रेन तक। ब्रेन इसे प्रोसेस करेगा और वही वापस रिवर्स फॉर्म में, रिवर्स फॉर्म में मतलब न्यूरॉन पूरा बदल जाएगा, लेकिन प्रोसेस तो वहाँ भी सेम रहेगी, डेंड्राइट्स टू सेल बॉडी, सेल बॉडी टू एक्सोन, एक्सोन टू एक्सोन टर्मिनल एंड साइनेप्स। ये प्रोसेस जो है वो वहाँ पे फॉलो होती जाएगी और इनके अंदर से इम्पल्स आगे ट्रांसफर करती जाएगी। तो ये ट्रांसफर करने के लिए पहले इनके कंपोनेंट याद रखने। कंपोनेंट के अंदर 1 बाय 1 हमने यहाँ पे फंक्शंस लिखे हुए, तो क्या क्या है, तो पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन में पहला पार्ट आ रहा है कौन सा अपना, तो डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स के अंदर अगर बात करेंगे तो धीरे धीरे इनके अंदर प्रोसेस में पता चलेगा हमें कि कौन से ऐसे पार्ट्स है। तो पहला पार्ट आ रहा है अपना डेंड्राइट। डेंड्राइट के अंदर रिसीव्स मैसेज फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स एंड ट्रांसमिट द मैसेज टू सेल बॉडी। ये इन्होंने अदर न्यूरॉन लिख दिया, लेकिन पहली बार याद रखना, पहली बार जब रिसेप्टर से कोई लेने जाता है तो सबसे पहले स्टिम्युलाई डिटेक्ट हुई थी किसके अंदर, तो मसल के अंदर। लेकिन उनके पास डिटेक्शन की कैपेसिटी नहीं थी, तो मसल ने तुरंत किसे दे दिया, न्यूरॉन को। तो सबसे पहले एक गैप ऐसा भी आएगा जहाँ पे अभी तो बोल दिया था 2 न्यूरॉन के बीच का गैप है, लेकिन इनके अंदर मसल और न्यूरॉन के बीच में भी एक गैप आता है। वो गैप जो है उनके ऊपर फोकस करना अभी ज़रूरत नहीं है, 12th स्टैंडर्ड में जाएंगे तब उनके ऊपर डिटेल में लेंगे। तो ये सिर्फ मैसेज को रिसीव करेंगे न्यूरॉन से और ट्रांसमिट कर देंगे किसके अंदर, तो सेल बॉडी के अंदर। सेल बॉडी क्या करेगी इसे, इट हैज न्यूक्लियस। क्या क्या होता है इनके अंदर, तो न्यूक्लियस है, गोल्जी बॉडी है, मतलब जो जो अपने ओरिजिनल एनिमल सेल में होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी। न्यूक्लियस है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है इसके पास, मतलब इनके पास प्रोटीन और लिपिड फॉर्मेशन भी हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब एटीपी तो फॉर्म हो ही रहे। एक्सोन के पास ले जाना है, सेल बॉडी आगे भेज देगी किसके पास, तो सीधा एक्सोन के पास, और एक्सोन के अंदर से ट्रांसफर करवाना है, रिसीव्स मैसेज फ्रॉम सेल बॉडी एंड ट्रांसमिट टू अनदर न्यूरॉन। लेकिन अनदर न्यूरॉन में डायरेक्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई फिजिकल अटेंशन या तो अटैचमेंट नहीं है। तो सीधा जो केमिकल गैप है, केमिकल गैप है मतलब साइनेप्स है, वो साइनेप्स क्या कर देगा, आगे ट्रैवल करवाएगा सीधा डेंड्राइट में, डेंड्राइट टू सेल बॉडी टू एक्सोन। साइनेप्स क्या है, तो केमिकल जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन्स। और ये केमिकल जो होता है वो केमिकल का नाम देंगे वहाँ पे हम, टाइप होता है उसका न्यूरोट्रांसमीटर, क्योंकि वो क्या कर रहा है, तो न्यूरॉन के अंदर की इंपल्स को ट्रांसमिट कर रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। और न्यूरो ट्रांसमीटर के तौर पे कौन कौन आ सकता है, तो उसके तौर पे एसिटाइल कोलाइन करके एक अपना पार्टिकल आ रहा है वहां पे, एक केमिकल ये वहां पे अपनी बॉडी फॉर्म करती है एसिटाइल कोलाइन। और एसिटाइल कोलाइन के अलावा एक अपना एड्रेनालिन, एड्रेनालिन भी वर्क करेगा। यही पॉइंट पे थोड़ा होल्ड करके रखना, ये पॉइंट हम जो है एंडोक्राइन में अच्छे से पढ़ेंगे वहाँ पे, कि एंडोक्राइन में हार्मोन का पार्ट भी आ रहा है, तो हार्मोन के फंक्शन में एक फंक्शन इनका ये भी होगा कि ये केमिकल जंक्शन का केमिकल क्रिएट कर रहा है। तो 2 है, याद रहे तो ठीक है, वरना हमें न्यूरोट्रांसमीटर याद रखना है कि केमिकल के तौर पर कौन आएगा, न्यूरोट्रांसमीटर आएंगे।
ये प्रोसेस जो है वो इतनी आगे बढ़ानी है। तो प्रोसेस में ये चार्ट पूरा जो है वो अपना डायग्राम याद रखना, डायग्राम की लेबलिंग अच्छे से करनी है। बेसिक पोर्शन तो सारे होने ही चाहिए, ये न्यूक्लियस वगैरह सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। हाँ, लेकिन इसके ऊपर जब एक्सॉन जा रहा था, इतना एलोंगेटेड पोर्शन था, इनके अंदर से जब भी इम्पल्स ट्रैवल करती है तो इम्पल्स के डैमेज होने के चांसेस थे। मतलब हमें कोई चीज़ बताई जाती है और वो जब तक ब्रेन में अंदर तक नहीं पहुंचती है, बीच में ही कहीं पे अगर डिजेनरेट हो गई तो डिजेनरेट ना हो, इसलिए क्या हुआ, इनके ऊपर एक कवरिंग लगाई जा रही है। कवरिंग के तौर पर कौन आ रहा है, तो वहां पे स्वान सेल्स करके आ रहे हैं कि ये जो सेल्स है वो कौन से है, तो स्वान सेल्स। स्वान साइंटिस्ट था जिसने इस सेल्स को डिस्कवर किया था कि एक न्यूरॉन, न्यूरॉन मतलब खुद एक सेल था, इतना कॉम्प्लेक्स सेल है कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी दूसरे सेल्स आए, वो बहुत ही प्रिमिटिव सेल्स है स्वान सेल्स। और बीच में यहाँ पे जो नोड्स दिख रही है, नोड्स को ढूंढने के लिए भी एक साइंटिस्ट आया था जिसने बोला था इसे रेनवियर्स नोड्स। ये रेनवियर ने अपने ही नाम से बता दी कि नोड्स है जो आपस में लिंक करके रख रही है। लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं है कि एक्सॉन जो है वो टुकड़ों में बट रहा है, उनका कोई ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। एक्सॉन जो है वो कंटिन्यू एक पूरा सिरा लगा हुआ है वहाँ पे, उसके ऊपर जो है इस तरह से पूरा ये सारे सेल्स आ रहे हैं, बीच में जो गैप है वहाँ पे एक नोड बनेगी, नोड बनेगी उसे बोलेंगे रेनवियर्स नोड। तो बस इतनी ज़रूरत है। लेकिन एक याद रखना, न्यूरॉन के अंदर न्यूरोप्लाज्मा बोलना, साइटोप्लाज्मा मत बोलना। नर्व मेम्ब्रेन नहीं है यहाँ पे, सॉरी अपनी जो सेल मेम्ब्रेन थी वो नहीं है, नर्व मेम्ब्रेन है यहाँ पे। तो ये इतनी चीज़ें अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। पाथवे जो है एक दो बार ही रिवाइज करना पड़ेगा, फिर तो याद रह जाएगा कि डेंड्राइट टू सेल बॉडी टू एक्सॉन, एक्सॉन टू साइनेप्स, साइनेप्स से वापस वही। इतनी प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद हम जाएंगे स्ट्रक्चर के अंदर। तो पहले रिसेप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। अभी रिसेप्टर की बात की थी और रिसेप्टर में बताया था कि सारे जो अपने ऑर्गन्स होते हैं, वो ऑर्गन्स के अंदर कौन से ऐसे ऑर्गन है जो सेंसरी ऑर्गन है और उनके पास ऐसी क्या खास चीज़ है, तो ये जो अपने रिसेप्टर्स है वो रिसेप्टर ही उनको खास बना रहे हैं। वहाँ पे रिसेप्टर जो है वो कितने टाइप के हैं पहले वो देखना है। तो 5 अलग अलग टाइप के हमें सेंसरी ऑर्गन मिलेंगे। कौन से है, तो पहला है अपना स्किन। स्किन के अंदर 2 रिसेप्टर है। एक लोता ऐसा ऑर्गन है जिसके पास 2 रिसेप्टर है। कौन से, तो एक थर्मो और एक थिग्मो। थर्मो का काम क्या रहेगा, तो वो टेम्परेचर को डिटेक्ट करवाएगा। थिग्मो का काम मतलब टच। थिग्मो मतलब ही समझ लेना कि थिग्मो जो है वो ग्रीक लैटिन वर्ड है जिसके अंदर टच से रिप्रेजेंट किया जा रहा था। थर्मो का मतलब टेम्परेचर है, थिग्मो का मतलब टच है। मतलब हमें कोई टच कर रहा है तो वो डिटेक्ट हुआ, किसकी वजह से हुआ, तो थिग्मो रिसेप्टर की वजह से। अगर किसी के थिग्मो रिसेप्टर वर्क करना बंद कर जाएंगे या थोड़ी देर के लिए शून्य हो जाएंगे तो वो टच डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। टच डिटेक्ट कब नहीं कर सकता, जब भी हम थोड़ी देर बैठे रहते हैं तो फिर थोड़ा टाइम के लिए ऐसा लगता है कि पूरा जो लेग है वो पैरालाइज हो गया है, या तो कभी हाथ के अंदर ऐसा हो जाता है। तो ये प्रोसेस जो वो झंझनाहट होती है वहाँ पे, तब कुछ भी फील नहीं हो रहा है, मतलब थिग्मो रिसेप्टर जो है उनके अंदर एनर्जी जाना बंद हो गई है। जैसे ही थोड़ी देर स्टेबल रहता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, वापस से वहाँ ब्लड पहुंच जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा, एटीपी जाएगा, तो वापस से ये एक्टिवेट हो जाते हैं। टोटली जो पैरालाइज हो जाता है उनके अंदर क्या हो जाता है, तो ये बंदी हो जाता है, पूरा स्ट्रक्चर जो है वही ब्रेक हो जाएगा इनका। नोज के अंदर दूसरा जो आ रहा है अपना कौन सा, तो नोज। नोज के अंदर से क्या जा रहा है, तो उनके अंदर ओल्फैक्टरी रिसेप्टर जा रहे हैं। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर का मतलब क्या होगा, तो वो स्मेल डिटेक्ट कराएंगे। कोई भी अगर आप कहीं से भी जा रहे हैं, परफ्यूम की स्मेल डिटेक्ट हुई, फ्लावर की स्मेल डिटेक्ट हुई, कोई गटर भी जा रही थी तो उसके पानी की गंदी स्मेल डिटेक्ट हुई, अच्छी गंदी सारी चीज़ें जो है वो किसके थ्रू, तो ओल्फैक्टरी के थ्रू। नाम याद रखना है ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। थर्ड आ रहा है वहाँ पे आई। आई के अंदर से क्या, तो एक फोटो खींचना है, मतलब कि वहाँ पे आ रहा है फोटो रिसेप्टर। फोटो नहीं खींचना, लेकिन भले आई का मेजर काम तो यही है, लेकिन वो किसकी प्रेजेंस में देख रही है, तो लाइट की प्रेजेंस में। लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर आएगी, ऑब्जेक्ट से अपनी बॉडी में आएगी, सॉरी आई के अंदर आएगी। वहाँ पे आई के थ्रू उसे कौन डिटेक्ट करेगा, तो फोटो रिसेप्टर। और फोटो रिसेप्टर यहाँ भेजता है, इसकी वजह से हमें सामने वाली चीज़ पता चलती है कि क्या खड़ा हुआ है या क्या कौन सी चीज़ रखी हुई है सामने, क्योंकि अपने ब्रेन ने कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन जब पहली बार देखा तो स्टोर करके रखी थी। जब भी कोई बोर्न होता है चाइल्ड, वो चाइल्ड पहली बार सारी चीज़ें देखता जाता है तो धीरे धीरे करके ब्रेन उसे स्टोर करता जाता है। साइट की प्रोसेस करवा रहे हैं, मतलब कि देख कैसे सकते हैं, तो फोटो रिसेप्टर के थ्रू। फोर्थ आ रहा है अपना ईयर। ईयर मतलब कि बात कर रहे हैं फोनो रिसेप्टर की। फोन जो बोलते हैं ना, इसके लिए कि साउंड यहाँ से सीधे डिटेक्ट हो रहा है, तो फोनो रिसेप्टर इसलिए नाम दिया हुआ है फोनो रिसेप्टर के ऊपर। फोनो का मतलब ही था कि साउंड वाइब्रेशंस, साउंड के वाइब्रेशंस को डिटेक्ट कर रहे हैं। और अपना फिफ्थ और लास्ट सेंसरी ऑर्गन आ रहा है टंग। टंग को बोलेंगे गस्टेटरी रिसेप्टर है उसके पास। टंग के अंदर जो भी लगे हुए हैं वहाँ पे वो सारे टेस्ट के लिए लगे हुए हैं। अलग अलग टाइप के टेस्ट है। टेस्ट बर्ड्स भी आपने पढ़ी होगी कि आगे वाली कौन सी होती है, पीछे वाली कौन सी होती है, लेकिन ये बर्ड्स जो है उनके अंदर ही रिसेप्टर छुपे हुए थे, उनके सेल्स में रिसेप्टर थे। कौन से, तो गस्टेटरी। गस्टेटरी रिसेप्टर्स क्या डिटेक्ट करवाएंगे, तो टेस्ट। एक बार फटाफट से देख लेना, वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रख देना, ज़रूरत पड़ेगी ये सारे रिसेप्टर्स की। रिसेप्टर जो है वो
अपनी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर हमें ज़रूरत पड़ती है सेंस को आगे ले जाने की। अगर ये काम करना बंद कर दे तो सेंस कभी आगे जाएगी नहीं, भले पूरे सारे बाकी के न्यूरॉन्स ब्रेन अच्छे से वर्क कर रहा है, अगर रिसेप्टर में थोड़ी बहुत भी दिक्कत हुई एंट्री नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ज़रूरत थी ये टॉपिक पढ़ने की। और न्यूरॉन के अंदर बता रहा है कि दो अलग अलग टाइप की न्यूरॉन है, कि न्यूरॉन की मैकेनिज्म तो हमने देखी, लेकिन मैकेनिज्म से पहले उसके अंदर के टाइप्स भी थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट थे। कौन से ऐसे टाइप्स आएंगे इनके अंदर, तो पढ़ना है कि सेंसरी और मोटर दो अलग टाइप के न्यूरॉन आ रहे हैं। सेंसरी न्यूरॉन क्या करेंगे और मोटर न्यूरॉन क्या करेंगे, ये मेजर प्रॉब्लम थी वहाँ पे। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करवाएंगे सीधा, तो ये अपनी जो इम्पल्स है वो इम्पल्स को ले जाते हैं कहाँ से कहाँ ले जाएंगे, तो रिसेप्टर टू ब्रेन। अगर रिवर्स प्रोसीजर हुई मतलब ब्रेन ने रिस्पॉन्स जो जनरेट किया है, तो वो ब्रेन के रिस्पॉन्स को जो लेके आना है, कहाँ से लेके आना है, तो ब्रेन से। देखो यहाँ ज़्यादा गलती कर देता है, सीधा डाल देता है रिसेप्टर के पास नहीं देना है हमें, किसे देना है, तो इफेक्टर को देना है। रिसेप्टर टू ब्रेन, सेंसरी न्यूरॉन, ब्रेन टू इफेक्टर, मोटर न्यूरॉन। क्लियर, सारी चीज़ें न्यूरॉन के पार्ट्स में रहेगी। जितने भी अपने अंदर नर्व्स या तो न्यूरॉन्स दौड़ रहे हैं, वो सारे न्यूरॉन्स ऐसे है जिनके अंदर कहीं ना कोई चीज़ रिसेप्टर से ब्रेन में जा रही है। अगर रिसेप्टर टू ब्रेन जा रही है, प्रोसेस दोनों की सेम है, सिर्फ नाम बदल दिए गए, बाकी दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। सब चीज़ें वही रहेगी कि डेंड्राइट टू सेल बॉडी टू एक्सोन, एक्सोन से साइनेप्स और साइनेप्स से आगे वापस डेंड्राइट्स। यही प्रोसीजर दोनों फॉलो करेंगे। दोनों के लिए अलग कोई भी वहाँ पे सिस्टम लगी हुई नहीं है, लेकिन सिर्फ मेजर इतना ही याद रखना था कि ब्रिंग इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू ब्रेन और ब्रिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम ब्रेन टू इफेक्टर। अगर कोई इफेक्टर अपनी इफेक्ट बता रहा है, जो भी रिस्पॉन्स क्रिएट किया था, वो किसकी वजह से, तो मोटर न्यूरॉन की वजह से। इनके अंदर आगे प्रोसीजर में देखेंगे। फिर न्यूरॉन के टाइप्स के बाद अपनी आ रही है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर क्या है, तो ये जो यहाँ पे दिख रहा है, जा ही रहा है सीधा सीधा अंदर। अगर ये डूब रहा है मतलब कि क्या हो रहा है, तो इनके अंदर से रिफ्लेक्स एक्शन निकल रही है। रिफ्लेक्स एक्शन जो आ रही थी कि ये जा रहा था, तो ये फटाफट से इनके अंदर देखा गया साइट के थ्रू, यहाँ से जब प्रोसीजर हुई, तो नॉर्मल अपने अंदर ये प्रोसेस थी वॉलंटरी एक्शंस में, कि सेंसरी न्यूरॉन जो है रिसेप्टर से कहाँ ले जाती थी, स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन। लेकिन कुछ एक्शंस ऐसी होती है जिसके लिए ब्रेन तक इम्पल्स का पहुँचना जरूरी नहीं होता है, कि अगर ब्रेन तक वो इम्पल्स पहुँचती तो यहाँ ये डूब जाते, तो वो डूब ना जाए इसलिए क्या करना था, इनके स्पाइनल कोड ने क्या कर दिया, तो रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू बताया कि वो जा रहा है, तो वो डूब ना जाए इसलिए हैंड के जो मसल्स है उन्होंने फटाफट से रिफ्लेक्स दिखाया और रिफ्लेक्स दिखा के कैप्चर कर लिया है। थोड़ा बहुत यहाँ बता रहा है कि इट इज अ इनवॉलंटरी एंड सडन रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई। सडन ही देना पड़ेगा ना भाई, बाकी तो ऐसे बहुत चले जाएंगे फिर। तो रिफ्लेक्स एक्शन कैसी होती है, तो बोल रहे स्पॉन्टेनियस। दिख ही रहा है हमें स्पॉन्टेनियस है, राह देख के नहीं गया कि वो अभी थोड़ी देर के लिए वो पकड़ते हैं, वो भी हाथ से छूट गया है, दिख रहा है वहाँ पे सारे चीज़ें जो है बोर्ड के जो क्लस्टर्स है वो भी छूट रहे, ऑटोमेटिक आ रही है। ऑटोमेटिक ही होगी, वहाँ पे ब्रेन के पास प्रोसीजर, अगर यहाँ ब्रेन स्टोर करने जाता है अपनी इन्फॉर्मेशन बाकी की चेक करता है कि ये क्या करना होता है, तो तब तक तो निकल जाता। जो है मैकेनिकल होती है, मैकेनिकल मतलब कि वहाँ मसल्स वगैरह ही वर्क कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ ऐसा हाथ रखेंगे तो वो स्पाइडरमैन निकाल सकता है ऐसा करके, वहाँ से रोक नहीं पाएंगे। तो रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाथ के मसल्स को ही जो मूवमेंट करवाना पड़ेगा, और वो स्पॉन्टेनियस एक्शन होनी चाहिए, ऑटोमेटिक एक्शन होनी चाहिए, बाकी तो डूब जाएगा। इसके अलावा भी कुछ दी हुई है हमें एक रिफ्लेक्स एक्शन, ये अपनी जो वायरल है ये, कि इतना रिफ्लेक्स ज़्यादा अच्छे से कैसे आ सकता है, कि मूवमेंट्स में देखा भी कब है, तो एकदम लास्ट मोमेंट पे दिखाया वो चीज़। तो लास्ट मोमेंट पे ऐसा नहीं था कि पहले से आता हुआ दिख रहा था मगरमच्छ, फिर भी वो फटाफट से भाग गया। तो भाग जाने से हुआ क्या, तो इतनी जल्दी, जब आप भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो अगर पहली बार देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि बाल बाल बच गए। तो इनके अंदर कैसे कैसे एक्शंस में, सिम्टम्स में कैसे कैसे दिखते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है यहाँ पे। वही एक बार देखना है कि एग्जाम्पल्स कौन से हैं इसके। रिफ्लेक्स एक्शन में देखो, उसकी जब 3 मार्क के अंदर थियरी पूछी जाती है तो उनके एग्जाम्पल्स लिखने, एग्जाम्पल्स के अलावा रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन होती है। तो अभी जो बताया कि स्पॉन्टेनियस है, मैकेनिकल मूवमेंट है और ऑटोमेटिक मूवमेंट है, तो वो वहाँ पे एंटर कर देना। इसके अलावा हम देखेंगे इनके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल्स है। तो प्यूपिल ऑफ आई की जो प्यूपिल है, चेंजेस इन साइज अगेंस्ट लाइट, लाइट के सामने एक तो ये बड़ी हो जाएगी, ये दिख रही है यहाँ पे, ये जो बड़ी हो चुकी है वो किसकी वजह से हो चुकी है, रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से। कि अचानक कुछ रिफ्लेक्स आने की वजह से कि हाँ
तो ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी। जर्की विड्रॉल ऑफ हैंड और लेग व्हेन प्रिक्ड बाय पिन। कोई जो है, ये तो एक आदत होती है अपनी कि जब आगे वाली बेंच में जो बैठा हुआ है उसको कहीं ना कहीं से एक बार जो है पिन चुभो देनी है, तो वो जर्की विड्रॉल होता है। जब भी पिन लगाओगे वो आराम से मजा नहीं लेगा कि हाँ भाई और 2-3 लगा दे वो जो है जर्क करेगा मतलब कि इतना जल्दी से वो अपना विड्रॉल कर लेगा क्योंकि वहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन हुई थी, स्पाइनल कॉर्ड ने ये मूवमेंट जनरेट की थी, उसके ब्रेन तक ये मूवमेंट पहुँचती तो आप आराम से जो है पिन आधी अंदर चली जाती। तो वो चीज़ें ना हो इसीलिए क्या किया हमने, जर्की विड्रॉल करवा दिया। तो ये भी रिफ्लेक्स एक्शन का या तो स्पाइनल कॉर्ड का काम है। दूसरा है कफिंग और स्नीजिंग बिकॉज इरिटेंट्स इन द नेसल पैसेज। अगर कहीं से जा रहा है और धूल मिट्टी की थोड़ी बहुत आ रही है अंदर नाक के अंदर, जैसे ही ओल्फैक्टरी पैसेज में अपने अंदर एंटर करती है तो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर उसे हाईली एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने की वजह से ब्रेन के पास जो है वो स्टिमुलस ज़्यादा कलेक्ट होने लगी, तो ब्रेन के पास पहुंचने ही नहीं दी। इन्होंने इन्फॉर्मेशन कहाँ से रिस्पॉन्ड कर दिया, तो स्पाइनल कॉर्ड से रिस्पॉन्स दे देंगे। और क्या कर लेंगे, अगर गस्टेटरी ट्रैक्ट के थ्रू गए थे, मतलब कि यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कोई चीज़ गई थी तो सीधा कफ आ जाएगा, मतलब खांस देंगे। और स्नीजिंग हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, तो सीधी छींक आ जाएगी। छींक क्यों आ जाएगी, क्योंकि ये इरिटेंट्स अंदर एंटर हुए थे जो अपनी बॉडी के लिए डैमेज करने वाले थे, तो पहले ही यहाँ से रिमूव करवाए गए। सडन रिमूवल ऑफ हैंड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट, ये तो सीधा ही पता है कि गर्म कप या गर्म कोई भी चीज़ आप जो है मैगी खा रहे हो, वहाँ पे वो गर्म पतीला पकड़ लोगे, क्या हो जाएगा, छूट जाएगी हाथ से। तो ये किसकी वजह से हो रहा था, तो ये जब पहली बार होता है ना तब स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, क्रिएट करके फिर बाद में वो मैसेज सारी जो है ब्रेन को डिटेल दे देता है कि हाँ आज ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। शाम को वो भी बैठते हैं दोनों, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, बोल देते थे कि कौन से एक्शन ऐसे किए। फिर दूसरी बार तो जब ब्रेन जो है वो उसे स्टोर करके रख रहा है। पहली बार जो छोटा बच्चा था जिसे पता ही नहीं है कि सामने वाली चीज़ को छूने से क्या होगा, अगर आपने उसके सामने पिन रख दिया वो उसके ऊपर हाथ लगा देगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पहली बार लगाएगा तब रिफ्लेक्स एक्शन, ये रिफ्लेक्स जनरेट करे, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट करेंगे, फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास भेजेंगे। दूसरी बार जब वो पिन लेके जाओगे बच्चे के सामने तो वो उसके ऊपर हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि ब्रेन के पास ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है कि ये चीज़ जो है वो डैमेज दे सकती है, डैमेज देने वाली चीज़ है, इसलिए इनके ऊपर हाथ नहीं लगाना होता। गर्म चीज़ों को पहली बार वो हाथ लगा लेगा, किसी को भी पकड़ने दौड़ता है, छोटा सा बच्चा है, दूसरी बार जब गर्म चीज़ें देखेगा, धुआं निकलता देखेगा, वहाँ जाएगा ही नहीं, क्योंकि पता है वो सारी चीज़ें डैमेज देने वाली है। पता कहाँ से चला, तो ब्रेन के पास वो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गई थी। दूसरी है सडन ब्लिंकिंग व्हेन इंसेक्ट कम्स वेरी नियर टू द आई। बाइक लेके जा रहे हैं और कोई यहाँ से मक्खी वगैरह गई तो सीधा क्या हो जाएगा, तो ब्लिंक कर देंगे, अपनी आई में रिफ्लेक्स एक्शन आएगी। ऐसा नहीं था कि पहले ब्रेन को सोचने देते कि आँख बंद करनी है कि नहीं, तब तक तो वो घुस जाता अंदर, तो वो ना हो इसीलिए रिफ्लेक्स एक्शन वहाँ पे भी जरूरी है। ये बेसिक चीज़ है रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर अपनी। फिर आ रही है ये मैकेनिज्म उसकी, कि मैकेनिज्म किस तरह से वर्क कर रही है, वही समझनी है। डायग्राम देखो अच्छे से, ऐसे 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, इतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। ये फिर हाथ बनाने में टाइम नहीं लगाना होता, हमें वहाँ उसकी जगह पर सिर्फ सर्कल करके छोड़ देना है। लेकिन मेजर जो प्रोसेस है वो याद रखनी है कि कौन सी ऐसी प्रोसेस है। तो प्रोसेस के ऊपर शुरू करेंगे। पहले ये अपना स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है, ये इनके अंदर से न्यूरॉन जा रही है अपने मसल्स के थ्रू। डिटेक्ट कहाँ से हुई है, तो रिसेप्टर यहाँ पे लगे हुए हैं। मतलब मान लो कि टच का रिसेप्टर है तो थिग्मो होगा, टेम्परेचर का डिटेक्ट कर रहे थे तो थर्मो है। मान लो हम हॉट ऑब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ दिखा रहे हैं हमें ये धुआं निकलता हुआ दिख रहा है, तो इसकी वजह से जो हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, मतलब अपने स्किन के ऊपर, ये स्किन के ऊपर अभी बताया था कौन से रिसेप्टर होते हैं, तो थर्मो और थिग्मो। तो ये थर्मो रिसेप्टर जो है वो थर्मो रिसेप्टर यहाँ पे जैसे ही डिटेक्ट होंगे इसके थ्रू, डिटेक्ट होते ही वो आगे बढ़ने वाले, धीरे धीरे आगे जाएंगे। किसके थ्रू आगे बढ़ाने, तो न्यूरॉन है अपनी। कौन सी न्यूरॉन है, तो अभी 2 टाइप पढ़ के है कि रिसेप्टर से अगर ब्रेन तक कोई चीज़ जा रही है, ब्रेन के टुवर्ड में, तो वो कौन सी होगी, तो सेंसरी न्यूरॉन। तो ये सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू पूरी प्रोसेस आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ते हुई जाएगी वो किसके अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक टाइम आएगा जहाँ पे दोनों न्यूरॉन जो है, सेंसरी और दूसरी मोटर जो कि ब्रेन से आ रही थी, ये पूरा ऐसा कंटिन्यू पार्ट है, यहाँ से ही पूरा जो है ऊपर में भेजना है कहाँ तक, तो ब्रेन तक। सेंसरी न्यूरॉन यहाँ से गई अंदर, ब्रेन से मैसेज टू ब्रेन गया था, ब्रेन से वापस वो एक्शन आ रही थी। अगर ये यहीं से घूम जाती है कि इन्फॉर्मेशन इन्होंने ही क्रिएट कर दी, रिस्पॉन्ड इन्होंने क्रिएट कर दी, क्योंकि हाथ हटा भाई बाकी जाएगा वहाँ से हाथ, तो ये चीज़ें जो हुई थी वो रिस्पॉन्स रिफ्लेक्स रिस्पॉन्ड था। और रिफ्लेक्स रिस्पॉन्ड जो क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, जो स्ट्रक्चर में दिख रहा है पूरा, वो स्ट्रक्चर जो है वो किसके जैसा, तो आर्क जैसा, धनुष जैसा दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसीलिए इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोल देते, तो रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क किसकी वजह से बन रहा है, तो एक वहाँ पे जा रही है सेंसरी न्यूरॉन, फिर वो दोनों जब मिक्स होंगी, जहाँ पे सेंसरी और मोटर दोनों एक साथ दिख रही है, तो उसे क्या बोल देंगे, रिले न्यूरॉन बोलेंगे। रिले न्यूरॉन किससे बनती है, तो सेंसरी और मोटर।
ये दोनों जुड़ जाएंगे और बना देंगे अपनी रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन के पास एक एक्स्ट्रा कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी है जो ब्रेन के पास होती है थिंक करने की, रिस्पॉन्स जनरेट करने की। ये भी रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं और इसी के थ्रू वहाँ से रिफ्लेक्स एक्शन कोऑर्डिनेट होती है। वापस आएंगे मैसेजेस कहाँ से आएंगे, तो मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन से होते हुए जाएंगे कहाँ पे, तो इफेक्टर। इफेक्टर में मसल्स को बताया, यहाँ तक भेजने की ज़रूरत नहीं थी कि ऐसा नहीं करते हम कि यहाँ पे जब हॉट ऑब्जेक्ट को फिंगर्स ने टच किया था तो सिर्फ आप फिंगर हटाते हो, ऐसे नहीं करेंगे। ऐसे करके पूरा हाथ चला जाएगा, मतलब कि यहाँ से जब इन्फॉर्मेशन जा रही थी आधे रास्ते में पहुंची थी तभी क्या कर दिया, तो यहाँ ही सारे मसल को एक्टिवेट कर दिया, इन्होंने सीधा जर्क कर दिया। ऐसा ये प्रोसेस जो है इनके अंदर रिफ्लेक्स एक्शन के मैकेनिज्म में दिखेगी। अगर मान लो यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन ना होती, नॉर्मल एक्शंस होती कि मैंने यहाँ पे टच किया, मुझे फील हो रहा है कि हाँ टच किया हुआ है, कोई हमें टच कर रहा है, फील हो रहा है, मतलब कि जैसे ही टच होता है तो यहाँ से इम्पल्स क्रिएट होती है, वो स्टिम्युलाई यहाँ से एंटर हुई। यहाँ स्टिम्युलाई के तौर पे कौन है, तो हॉट ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने टेम्परेचर, या तो टेम्परेचर डिटेक्ट किया तो थिग्मोरिसेप्टर या तो थर्मोरिसेप्टर, दोनों ने यहाँ पे टेम्परेचर डिटेक्ट करवा के, एक ने सेंस डिटेक्ट करवाई मतलब टच की, दूसरे ने टेम्परेचर की सेंस डिटेक्ट करवाई, फिर वो आगे भेज दिया। इम्पल्स जो है वो धीरे धीरे करके ट्रैवल करती हुई जा रही है, वो पहुंचती कहाँ पे, तो स्पाइनल कॉर्ड। अगर इसे रिफ्लेक्स एक्शन की जरूरत नहीं है, नॉर्मल टच है, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये यहाँ से भेज देते मैसेज को ब्रेन के टुवर्ड में। वहाँ एक इतना याद रखना कि उनके अंदर भी जो सेंसरी न्यूरॉन जा रही है, अगर ये यहाँ से होते हुए ऐसे जा रही है सेंसरी न्यूरॉन, तो ये है अपनी एफरेंट न्यूरॉन। नाम बदला है, काम नहीं बदलेगा, काम सेम टू सेम है कि वो ट्रैवल ही करवा रहा है इम्पल्स को। एफरेंट न्यूरॉन बोलेंगे इसे। जो मोटर न्यूरॉन जैसी थी जो इसके बाद आ रही थी, अगर यहाँ पे मान लो ब्रेन ने ये सारी चीज़ें प्रोसेस कर दी, ये ब्रेन में गया, ब्रेन से प्रोसेस होकर जब ये वापस आएंगी इसके अंदर, यहाँ से मोटर शुरू होगी, लेकिन यहाँ तक की जो ये न्यूरॉन थी उसे बोलेंगे इफरेंट न्यूरॉन। ये और ये का ही फर्क है, साथ याद रखना, इफरेंट न्यूरॉन। तो ये स्ट्रक्चर याद रखना है। स्ट्रक्चर में ये है कि भाई सेंसरी न्यूरॉन ले जाती है, मोटर न्यूरॉन ले आती है, वो कंफ्यूज मत करना। सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड के बाद वाला जो है ना, वहाँ से सिर्फ नाम बदले जाता है, एफरेंट और इफरेंट। बस इसकी मैकेनिज्म जो है इतनी हमें याद रखनी है। बाकी अगर सेल टू सेल जाए तो एक न्यूरॉन के अंदर पूरा प्रॉपर देखना है, तो उसके लिए मैं 12th स्टैंडर्ड में थियरी इम्पोज करके देते हैं, एक्सपोज करते हैं वहाँ पे, किस तरह से एक न्यूरॉन के अंदर से सारी चीज़ें ट्रैवल होती हुई जा रही है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स से केमिकल इम्पल्स में कैसे कन्वर्ट होंगे, वो सारी चीज़ें वहाँ के लिए बचा कर रखेंगे। अपने पास प्रोसीजर सिर्फ इतनी है, ये अभी आगे भी डिस्कस कर लेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, वहाँ पे काम आ जाएंगे सारे कि भाई हीट और पेन जो भी होगा वो डिटेक्ट होगा, तो डिटेक्ट होके पेन फील ज़्यादा नहीं करवाना है, इसीलिए रिफ्लेक्स एक्शन से ही वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, कभी ब्रेन तक जाती नहीं है, जाती है लेकिन वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन स्टोर करवाने के लिए जाती है। तो ये अपने रिफ्लेक्स एक्शन। उसके बाद जो पूरा अपना नर्वस सिस्टम है, वो नर्वस सिस्टम के टाइप्स वगैरह दे रहे हैं, कौन से टाइप्स होते हैं, तो सिर्फ याद रखना। यहाँ पे अभी बात हुई थी अपनी, जैसे मेजर जो है अपना CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS भी बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके अलावा दूसरा आ रहा है वहाँ पे PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब एक पूरे ऑर्गन को मेंटेन करके रखा हुआ है। CNS में क्या आ रहा है, तो अपने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मतलब दो मेजर ऑर्गन, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों जो है CNS का पार्ट है, लेकिन इन दोनों को आपस में जोड़े रखने के लिए, इन दोनों को पूरी बॉडी में कोऑर्डिनेट करवाने के लिए जो पूरा नेटवर्क फैला हुआ है, वो नेटवर्क किसका है, तो सारी नर्व्स का है। अभी अभी जो नर्व्स बोलो या न्यूरॉन बोलो, तो नर्व्स या न्यूरॉन, सेंसरी हो या मोटर, सबका जो एक पूरा नेटवर्क बन रहा है, वो नेटवर्क किसके थ्रू हैंडल हो रहा है, PNS के थ्रू। दो अलग अलग टाइप के हैं वहाँ पे, कुछ नर्व जो है वो वॉलंटरी है, कुछ नर्व कैसी है, इनवॉलंटरी है। वॉलंटरी नर्व जो है वो कंट्रोल होती है कौन से सिस्टम के थ्रू, तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम, SNS बोलते हैं। इनवॉलंटरी जो होती है उसे बोलते हैं ANS, मतलब कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोमेटिकली क्या करती है, वो सारी चीज़ें रिस्पॉन्ड कर रही है। यहाँ पे हमें अपने कंट्रोल में, ये अपने कंट्रोल में नहीं होगी। और इनके अंदर भी फिर दो होती है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। क्यों ऐसा रखना पड़ा दो, क्योंकि ऑटोमेटिक ही फंक्शन हो रहे थे, तो ऑटोमेटिक फंक्शन में कब कौन सी प्रोसेस इंक्रीज करवानी है, तो वो उसके लिए कौन होगा, सिंपैथेटिक। कब कौन सी प्रोसेस डिक्रीज करवानी है, तो उनके लिए कौन है, पैरासिम्पैथेटिक। जैसे अगर हार्ट बीट इंक्रीज करवानी है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करवाना है, तो इसके लिए कौन आएगा, सिंपैथेटिक आएगा। जबकि वही चीज़ें वापस नॉर्मल करवानी होगी। दौड़ना शुरू किया था तो हार्ट बीट इंक्रीज हुई थी, फिर जब बैठ गए तो वो दबक दबक होता ही तो नहीं रहेगा, धीरे धीरे करके स्लो डाउन होती जाएगी, किसकी वजह से, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और ये नर्वस सिस्टम अकेला इस प्रोसेस को हैंडल नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ पे हॉर्मोन्स भी आते हैं। हॉर्मोन्स होते हैं एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, वो दोनों हार्मोन जो हम पढ़ेंगे अभी एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में इतना याद रखना है, नर्वस सिस्टम के दो टाइप है अपने, CNS PNS।
CNS के अंदर सिर्फ ऑर्गन्स की बात होने वाली है। यहाँ पे नर्व्स है, मतलब सेंसरी और मोटर दोनों न्यूरॉन इसी का पार्ट है। लेकिन वो नर्वस सिस्टम भी कितने टाइप का है, तो दो, एक वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, दूसरा इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। अगर इनवॉलंटरी एक्शंस भी है तो वहाँ इंक्रीज करवाना है, सामने वापस नॉर्मल भी करवाना है। इतनी प्रोसेस करवाने के बाद आगे जाएंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के आगे पूरा ह्यूमन ब्रेन देखना है। तो ह्यूमन ब्रेन जो है अगर प्रोसेस देखें तो प्रोसेस के अंदर पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ऐसे जाएंगे। ह्यूमन ब्रेन में ही अगर स्ट्रक्चर देखने जाए तो मेजर 3 अलग अलग टाइप के ब्रेन रहेंगे अपने। एक तो फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन पता है, लेकिन दोनों को जोड़ने के लिए मिड ब्रेन भी आएगा। तो प्रोसेस याद रखेंगे। ब्रेन के मेजर कितने पार्ट हो जाएंगे, तो एक आ जाएगा फोर ब्रेन, दूसरा आ जाएगा मिड ब्रेन, और लास्ट वाला आ जाएगा अपना हिंड ब्रेन। तो फोर, मिड और हिंड, उसमें से सबसे बड़ा ब्रेन कौन सा है, सबसे छोटा ब्रेन कौन सा है, ये सारी चीज़ें जो है ब्रेन के अंदर हमें डिटेल में लेनी है। तो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर से पहले एक लोकेशन याद करनी है उनकी कि लोकेशन कहाँ होती है। तो लोकेशन ब्रेन की कहाँ पे है, तो अपनी क्रेनियल कैविटी के अंदर है, ये याद रखना पड़ेगा। कैविटीज़ की बात हम पहले से करते आ रहे हैं। कैविटीज़ की बात में यही है कि क्रेनियल कैविटी, 5 अलग अलग टाइप की कैविटी पढ़ी थी हमने। सबसे बड़ी कैविटी जो है वो क्रेनियल कैविटी है, जिनके अंदर कैसे स्टोर करके रखेंगे ब्रेन को। ब्रेन से जैसे ही एंड होगा वहाँ से अपना दूसरा CNS का पार्ट शुरू हो जाएगा, जिसे बोलेंगे स्पाइनल कॉर्ड। तो ये क्रेनियल कैविटी है अपनी। क्रेनियल कैविटी में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और एंड ब्रेन, ये 3 अलग अलग टाइप के ब्रेन कलेक्टिवली। ये ऐसा नहीं कि तीनों के बीच में गैप है। चलो 1 बाय 1 एक एक को देखते जाते हैं, वहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा हमें। तो फोर ब्रेन के अंदर सबसे बड़ा ब्रेन बोल रहे हैं, सबसे बड़ा ब्रेन है, तो इनके अंदर स्ट्रक्चर भी ऐसे होंगे। लोकेशन कहाँ रहेगी फोर ब्रेन की, तो एंटीरियर पार्ट है। एंटीरियर मतलब कि आगे वाला पार्ट है। आगे वाला जो भी पार्ट है उनके अंदर क्या रह जाएगा, अपना ह्यूमन का ब्रेन में फोर ब्रेन रह जाएगा। फंक्शंस क्या होंगे, तो इनके बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना, ये देखो मेजर कंपोनेंट था। बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना मतलब अगर ठंड लग रही है तो ठंड के अंदर धीरे धीरे करके टेम्परेचर को उसकी बॉडी से सेट करना है। क्योंकि केमिकल रिएक्शंस ऐसे बोलती है कि इक्विलिब्रियम एक स्टेज आती है जहाँ पे कोई भी दो सिस्टम्स को एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में लाया जाए तो वो दोनों अपने दोनों के टेम्परेचर को या कोई भी प्रेशर वगैरह है तो उसे बैलेंस करने की ट्राई करती है, आइसोटोनिक कंडीशन में ले जाने की ट्राई करती है। लेकिन अपनी बॉडी ऐसा नहीं करने देती, अलाउ नहीं करती। अगर ये हो जाता 0 डिग्री टेम्परेचर पे मनाली में घूमने गए हो, वहाँ पे 0 डिग्री -डिग्री टेम्परेचर है, माइनस में कोई डिग्री समथिंग है, तो उसके अंदर हमें ज़रूरत पड़ेगी इनकी कि ये वहाँ पे अपना टेम्परेचर जरा भी गिरने ना दे। अगर वहाँ पे 0 डिग्री पे पहुँच जाएंगे हम, अपने अंदर पूरा ब्लड सब क्लॉट हो जाएगा, सारी चीज़ें जो बर्फ बन जाएगी वो ना हो। जिंदा रखने के लिए, हमें अलाइव रखने के लिए बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ता है। अगर ये ना होता तो सच में वहाँ जाकर फिर बर्फ ही बनना था। तो रिप्रोडक्शन जो है उनके अंदर भी ये मेंटेन करता है। रिप्रोडक्शन मतलब कि स्पर्म और ओवा का जो फॉर्मेशन हो रहा है ह्यूमन के अंदर, वो किसके थ्रू हो रहा है, तो फोर ब्रेन। सारे इम्पल्स जो है वो यहाँ से जाता है, इमोशंस जो है वो यहाँ जुड़े हुए हैं, तो सारे इमोशंस वगैरह ट्रैवल करवाने यहाँ से। एक आ रहा है हंगर, फिर आ रहा है स्लीप और इमोशंस भी यहाँ से। भूख लग रही है, एपेटाइट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, तो एक मेजर पोर्शन है फोर ब्रेन। फिर इनके अंदर देखेंगे कि अलग अलग इनके सब कंपोनेंट आ रहे हैं, वो सारे कंपोनेंट्स देखेंगे। स्लीप जो है वो कोऑर्डिनेट हो रही है इससे, नींद आ रही है तो किसकी वजह से आ रही है, बॉडी को पता चल गया कि बॉडी अब जो है रेस्ट मोड में जाने की तैयारी में है, तो इसलिए सारे ऐसे सेंटर्स लगे हुए फोर ब्रेन के पास जो अब धीरे धीरे बंद होना शुरू कर देते हैं। ये सेंटर्स बंद होते हैं, स्लीप का सेंटर एक्टिवेट होता है, तब हमें स्लीप आना शुरू हो जाती है। ये मेजर प्रोसेस थी इनके अंदर। अगर आगे बात करें तो इनका पहला पार्ट आ रहा है लार्जेस्ट ब्रेन का, सेरिब्रम। क्योंकि फोर ब्रेन जो है वो 3 अलग अलग कंपोनेंट में लगा हुआ है। ये अभी जो हमने फोर ब्रेन की बात की, वो फोर ब्रेन के कितने अलग कंपोनेंट है, तो लार्ज ब्रेन तो बोल दिया, लेकिन इसके अलावा 3 अलग कंपोनेंट है। पहला आएगा सेरिब्रम, सबसे लार्जेस्ट ब्रेन है। सेरिब्रम के बाद आएगा इनके अंदर हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के बाद आ जाएगा थैलेमस। या तो अगर देखने जाए तो पहले थैलेमस है, थैलेमस के बेस को कौन बना रहा है, हाइपोथैलेमस। तो सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये 3 कंपोनेंट मिलकर क्या बनाएंगे, तो फोर ब्रेन बनाएंगे। मतलब अभी जो फोर ब्रेन के अंदर हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो जो फंक्शंस देखे, वो सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म कर रहा है, फोर ब्रेन परफॉर्म कर रहा है, और ये तीनों उनके अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। ये तीनों का सेंटर्स जो है वो इनके ही अंदर लगे हुए। सबसे मेजोरिटी में काम करेगा सेरिब्रम, तो सबसे पहले देखने जा रहे हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम में क्या ले जाएगा, तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। लार्जेस्ट पार्ट है मतलब कि इनके अंदर सारी ऐसी ऐसी प्रोसेस आने वाली है। मेजर जो जितनी भी वॉलंटरी एक्शंस थी, वो सारी वॉलंटरी एक्शंस किसके थ्रू कंट्रोल होगी, अपने सेरिब्रम के थ्रू।
ये एमसीक्यू भी पूछा जाता है बार बार कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कौन सा है। अगर फोर ब्रेन दिया हुआ है तो आंख बंद करके फोर ब्रेन टिक कर देना है। अगर वो नहीं दिया हुआ है तो फिर बता देंगे सेरिब्रम के बारे में सीधा। ऑप्शन में अगर सेरिब्रम दिखा और फोर ब्रेन दोनों दिखा तो सेरिब्रम को टिक लगाना है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कौन है तो सेरिब्रम। फंक्शंस क्या रह जाएंगे तो फंक्शंस में बोल रहे हैं कि मेमोरी रिटेंशन, कि जितनी भी मेमोरी वॉलंटरी एक्शंस के लिए स्टोर करनी है। देखो मेमोरी का तो काम पूरा ब्रेन का है, तो मेमोरी हर जगह पे स्टोर्ड है, ऐसा कोई एक पर्टिकुलर ब्रेन नहीं है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, इन ब्रेन तीनों के पास मेमोरी स्टोर हो रही है। वॉलंटरी एक्शंस को कैसे कंट्रोल करना है उसकी मेमोरी सारी फोर ब्रेन के पास है। इनवॉलंटरी एक्शंस को कैसे कंट्रोल करना है उसकी मेमोरी मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के पास है। कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं कि कॉन्शियसनेस रखना है, जिंदा रखना है, तो कैसे रखना है तो जागृत अवस्था में रखना है हमें। जागृत मतलब कि सामने बैठे हुए पर्सन को ऐसा लगना चाहिए कि नहीं आप पढ़ रहे हो वहाँ पे, बैठे बैठे कुछ आंख खोल के जो सो जाते हैं उनके लिए ये नहीं है। दूसरा इंटेलिजेंस, आपके आईक्यू लेवल जो है, इंटेलिजेंट क्वेश्चंट या तो आईक्यू लेवल जो है वो मेजर होता है इनके अंदर के न्यूरॉन की कैपेसिटी मेजर करता है और आईक्यू लेवल मेजर किया जाता है। थिंकिंग की प्रोसेस, इतना ज़्यादा थिंकिंग या ओवर थिंकिंग जो भी कर रहे हो किसकी बदौलत कर रहे हो तो फोर ब्रेन की, और उसमें भी कौन सा तो सेरिब्रम। देखो फंक्शन सारे याद रखता जाना है। मेमोरी रिटेंशन करता है, कॉन्शियसनेस को चला रहा है, इंटेलिजेंस चला रहा है, थिंकिंग चला रहा है, थिंकिंग के अलावा हियरिंग भी कर रहा है। साउंड के वाइब्रेशन जो हम फोनो रिसेप्टर से लेके जाते थे वो किसके पास जाते थे तो हियरिंग के सेंटर भी कहाँ ओपन हो रहे हैं सेरिब्रम में। बोल तो रहे थे कि ये सारी चीज़ें ब्रेन में जाके थिंक कर रही है या ब्रेन रिस्पॉन्स जनरेट करता है, तो उनके लिए अलग अलग सेंटर लगे। विजन का सेंटर भी यहाँ है, टच का सेंटर भी यहाँ है। मतलब जितने भी वॉलंटरी एक्शंस थी, टच का, टेम्परेचर का, सारी चीज़ें जो है वो फोर ब्रेन में ही होने वाली है। लेकिन टच, विजन, हियरिंग, थिंकिंग, ये सारी चीज़ें कहाँ है सेरिब्रम में है, फोर ब्रेन में भी। देखो इनके अंदर अगर ब्रेन के स्ट्रक्चर में देखें तो ब्रेन के स्ट्रक्चर में सबसे पहले ये अपना पोर्शन बता रहे हैं यहाँ पे। इतना जो पोर्शन दिखा रहे हैं हमें, ये पूरा पोर्शन जो है अपना क्या है सेरिब्रम। सेरिब्रम मतलब दिख ही रहा है, सबसे लार्जेस्ट ब्रेन दिख रहा है। छोटा सा अपना जो है पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे सेरिबेलम आएगा। सेरिबेलम किस लिए आएगा तो हिंड ब्रेन का पार्ट हो जाएगा। यहाँ बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ सेरिब्रम की जगह सेरिबेलम बोल देते हैं और सेरिबेलम की जगह सेरिब्रम बोल देते हैं। अभी आगे ये भी डिटेल में ले रहे हैं, लेकिन इतना याद रखना लार्जेस्ट पोर्शन ये है, सेकंड लार्जेस्ट ये दिख रहा है, क्योंकि सबसे अगर पुराना पोर्शन में देखने जाए तो ये सारे अलग अलग पोर्शन है। तो सेकंड लार्जेस्ट होने के बावजूद ये हिंड ब्रेन का पार्ट है, क्योंकि हिंड ब्रेन को हम छोटा दिमाग बोलते हैं, स्मॉल ब्रेन बोलते हैं। लार्ज ब्रेन कौन सा है तो फोर ब्रेन है, और फोर ब्रेन में भी सबसे ज़्यादा पार्ट कौन कवर कर रहा है सेरिब्रम। स्मॉल ब्रेन मतलब कि जो अपना हिंड ब्रेन है उसके अंदर सबसे ज़्यादा पार्ट कौन कवर कर रहा है तो सेरिबेलम। तो सेरिब्रम, सेरिबेलम, इनके अंदर कुछ लोब्स लगी हुई है, पैराइटल लोब, लिम्बिक लोब, फ्रंटल लोब। ये जो लोब्स है इनके अंदर टेम्पोरल लोब होती है, ओसिपिटल लोब है। ये जो लोब्स है ना, इन लोब्स का काम क्या रहेगा, ये टेम्परेचर, अपने जो भी जितने भी सेंटर्स लगे हुए हैं इनवॉलंटरी एक्शंस के, वो सारी अगर इनवॉलंटरी एक्शंस में कंट्रोल करवाने हैं तो ज़रूरत पड़ती है मिड ब्रेन की। तो मिड ब्रेन में सिर्फ ये लोब्स आती है सारी, जो कि अपने एनसीईआरटी फॉलो नहीं कर रही है। वो सिर्फ ऐसा बोल रही है कि मिड ब्रेन इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करती है। तो नाम जो आगे आपको पढ़ने पड़ेंगे, ओसिपिटल लोब, लिम्बिक लोब, पैराइटल लोब और टेम्पोरल लोब होती है। ये लोब या तो फ्रंटल लोब होती है। इनके अलावा कौन कौन होता है तो अभी अभी पढ़ा था थैलेमस और हाइपोथैलेमस भी इनके पार्ट है। तो थैलेमस का स्ट्रक्चर ये यूँ दिखाया हुआ है, ये अपना थैलेमस है और थैलेमस का ही पोर्शन ऐसे ही पीछे जा रहा है। तो पीछे से ये इनका जो बेस बना रहा है वो बेस को क्या बोल देंगे हाइपोथैलेमस। इन दोनों की ज़रूरत है वहाँ पे। इसके अलावा एक वहाँ पे ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें आपने सीएनएस के अंदर पढ़ना है या तो नर्वस सिस्टम के अंदर ये चीज़ें नहीं आती है। पिट्यूटरी ग्लैंड पार्ट है रियल में किसका तो एंडोक्राइन सिस्टम का। मास्टर ग्लैंड से बोलेंगे मास्टर ग्लैंड है, तो वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, अभी पढ़ रहे हैं वहाँ पर। मिड ब्रेन के अंदर ये सारी लोब्स कवर है, भले इतनों को मिड ब्रेन बोल दिया, लेकिन मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ये मिड ब्रेन का एंड था, सारे लोब्स इसी का पार्ट थी। मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के अंदर आएंगे पोन्स, मेड्यूला ओब्लोंगेटा और सेरिबेलम। इन मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन को जोड़ने के लिए ज़रूरत है वहाँ पे एक पोन्स की जो ब्रिज बना रहे। मेड्यूला कैसे जोड़ेगा तो मेड्यूला जोड़ रहा है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ, तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ेगा। जबकि पोन्स की बात करें तो ये एमसीक्यूज है यहाँ से कि पोन्स जो क्या करेंगे तो मिड ब्रेन को और हिंड ब्रेन के साथ जोड़ेंगे। ये बेसिक चीज़ें याद रखना, कौन किसको कहाँ पे जोड़ रहा है, ब्रिज का काम कौन दे रहे हैं तो पोन्स और मेड्यूला ओब्लोंगेटा दोनों पार्ट है किसके तो हिंड ब्रेन के। आगे बढ़ेंगे इससे, तो आगे बढ़ के देखेंगे सेरिब्रम के बाद आ रहा है अपना दूसरा पार्ट थैलेमस।
थैलेमस के अंदर क्या है, तो ब्रेन स्टेम के ऊपर है। ब्रेन स्टेम, स्टेम सेल्स अगर पता हो ना पता हो तो बता देता हूँ थोड़ा क्लियरली। स्टेम सेल्स वो सेल्स है अपनी बॉडी के जिनके अंदर हमारा पूरा जो है नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट हुआ था। सिर्फ नर्वस सिस्टम ही नहीं, बाकी सारी ऑर्गन सिस्टम्स भी। जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे, हम एक जाइगोट से डेवलप होकर आए। वो जाइगोट ने सबसे पहले फोकस किया था स्टेम सेल्स बनाने के ऊपर। जैसे ही स्टेम सेल्स क्रिएट हो गए, उन्होंने आगे चल के वहाँ से पूरा ऑर्गन सिस्टम खड़ा कर दिए। तो अपना जो ऑर्गन सिस्टम, नर्वस सिस्टम है, वो जहाँ से डेवलप होकर आता है, वो स्टेम को क्या बोलेंगे, तो ब्रेन स्टेम बोलेंगे। तो उसी के तुरंत ऊपर क्या लगा हुआ है, थैलेमस का पोर्शन लगा हुआ है। फंक्शंस देखो इनके क्या है, वहाँ थिंकिंग वगैरह कर ली। हेल्प्स इन कंट्रोलिंग सेंसरी एंड मोटर इन्फॉर्मेशन। सेंसरी और मोटर इन्फॉर्मेशन मतलब रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन लाना और इफेक्टर तक रिस्पॉन्स को भेजना। ये दोनों प्रोसेस कौन कंट्रोल कर रहा है, तो थैलेमस। ऑल्सो हेल्प्स इन मेमोरी रिटेंशन। मेमोरी रिटेंशन ये भी करेगा। अभी बोल रहा हूँ सारे ब्रेन का पार्ट जो है, अगर कहीं पे नहीं भी लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेमोरी स्टोर नहीं कर रहा है। सारे ऑर्गन्स जो है ब्रेन के अंदर, जितने भी टिश्यूज लगे हुए हैं, उनमें हर एक सेल में कैपेसिटी है मेमोरी रिटेंशन की, मतलब मेमोरी स्टोर करने की। थैलेमस के बाद आ रहा है अपना दूसरा पोर्शन, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के पार्ट में ये इधर अभी अभी दिखा था हमने कि ये थैलेमस का पोर्शन है। उसके बेस जो बना रहा है वो कौन बना रहा है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर धीरे धीरे स्ट्रक्चर सारे पढ़ने हैं। उसमें हाइपोथैलेमस के पार्ट में कौन कौन आ जाएगा, तो देखो इधर लोकेशन। लोकेशन के तौर पे आएगा बेस पार्ट ऑफ द थैलेमस। थैलेमस का बेस ही ये बना रहा है। थैलेमस कहाँ था, तो ब्रेन स्टेम के ऊपर। सेरिब्रम कहाँ है, तो एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये कंपैरेटिवली देखते जाना, जब भी पढ़ रहे हो तो तीनों साथ में लगाओ। साथ में लगा के पहले लोकेशन देखो, फिर बाजू में दोनों तीनों की एक साथ लोकेशन देखते जाओ। एक की लोकेशन जैसे सेरिब्रम, सेरिब्रम की लोकेशन है इंटीरियर पार्ट। थैलेमस की लोकेशन है अबाउट द ब्रेन स्टेम। और अगर हाइपोथैलेमस की बात करें तो वो कहाँ आ जाएगा, बेस पार्ट ऑफ द थैलेमस। फंक्शंस में क्या आएगा, तो इनके अंदर ये करवाता है मेंटेनेंस बॉडी टेम्परेचर। अभी आया बॉडी टेम्परेचर को कौन मेंटेन करेगा, तो ये अपना हाइपोथैलेमस। दूसरा आ रहा है रिसीव्स इंपल्सेस फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी। हर एक जगह से आ रही है, वो तो सब में जा रही है, तो नॉर्मल कॉमन फंक्शन है ये। कंट्रोल इमोशन एंड मूड। देखो इमोशन के लिए अब दो आ गए। जब भी पूछा जाएगा कि इमोशंस को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो एक सेरिब्रम था, अब दूसरा कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस। जो भी मूड्स या तो मूड स्विंग्स आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है, तो हाइपोथैलेमस के अंदर वो सेंटर लगे हुए हैं, तो ये कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल द सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। स्मेल और टेस्ट दोनों को कौन कंट्रोल करवा रहा है, स्मेल और टेस्ट दोनों कंट्रोल होंगे किसके थ्रू, हाइपोथैलेमस। देखो हंगर के सेक्शंस कहाँ लगे हुए थे, तो हंगर के सेक्शन थे सेरिब्रम में। लेकिन जब भूख लग रही है और वो जो खाना खा रहा है उसका टेस्ट कौन डिटेक्ट कर रहा है, तो हाइपोथैलेमस। कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को ये मेंटेन करेंगे, हाई करना है, लो करना है। एपेटाइट भी ये मेंटेन करते हैं, मतलब हंगर में थोड़ा बहुत पार्ट तो है इनका। क्योंकि टेस्ट लगती है तो ये क्या करते हैं, तो अपने माउथ के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड है उनको एक्टिवेट करवाते हैं। भूख लगती है तो ये चीज़ें होना शुरू हो जाती है। हार्ट रेट इंक्रीज करवाना है या तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करवानी है। पेरिस्टाल्सिस नहीं पता है तो हमने एनिमेशन लगाया हुआ था न्यूट्रिशन के अंदर, जहाँ पे अपना फूड जो है वो पेरिस्टाल्सिस फॉर्म में जा रहा था, कंट्रोल एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के थ्रू। वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट भी किसके थ्रू कंट्रोल होती है, जब भी फूड यहाँ से जा रहा है तो वो स्टमक तक छोड़ के आने की जिम्मेदारी पूरी हाइपोथैलेमस की है। क्या क्या फंक्शन होंगे, तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ऑल ओवर द बॉडी से इन्फॉर्मेशन लेता है, इमोशन एंड मूड को कंट्रोल करता है। इसके अलावा सेंस लेता है किसकी, तो स्मेल एंड टेस्ट। ब्लड प्रेशर, एपेटाइट, हार्ट रेट और पेरिस्टाल्सिस, इतनी चीज़ों को ये कंट्रोल कर रहा है। तो इसके आगे जाएंगे थोड़ा कि हाइपोथैलेमस के बाद लोकेशन और फंक्शन ही अपने लिए मेजर है। मिड ब्रेन आ जाएगा। मिड ब्रेन का पार्ट में लोकेशन देखना है, कहाँ पे लोकेशन है इनका, तो ये सेंटर पार्ट में, ये याद रखना है। वो अबाउ द ब्रेन स्टेम था थैलेमस अपना। ये जो मिड ब्रेन है कहाँ पे, तो सेंटर पार्ट है, मतलब दोनों के बीच में बैठा हुआ है। ब्रेन और फोर ब्रेन और एंड ब्रेन दोनों के बीच में कौन लगा हुआ है, एक थिन लेयर है। ये जो लॉब्स बन रही थी वो थिन लेयर ही थी जो जगह प्रोवाइड कर रही थी दोनों ब्रेन को, फोर ब्रेन और मिड ब्रेन, एंड ब्रेन को। सेंट्रल पार्ट है। फंक्शंस में क्या आएगा, तो रिफ्लेक्स मूवमेंट्स जो है वो इनके थ्रू कंट्रोल हो रही है। अभी अभी रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर पूरा थियरी लिख के लाया है, वो कौन सी थी, किसके थ्रू कंट्रोल हो रही थी, तो मिड ब्रेन के थ्रू। लेकिन किसकी, तो सिर्फ और सिर्फ नेक की, बाकी सारी तो स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल करेगी। नेक के मूवमेंट जो है उसके लिए नेक डायरेक्ट क्या कर सकता है, सारी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ भेज सकता है, तो मिड ब्रेन इसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। दूसरा कौन है, तो एक आई है और हेड के जो मसल्स है, मतलब इन शॉर्ट क्रेनियल कैविटी जो है और थोड़ी बहुत थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी और क्रेनियल कैविटी के अंदर अगर रिफ्लेक्स एक्शन की ज़रूरत है तो वो सारी किसके थ्रू कंट्रोल हो रही है, मिड ब्रेन के थ्रू। अगर एक फंक्शन देखें उनका कंट्रोल, तो बॉडी मूवमेंट्स, स्लीप और अटेंशन। देखो जैसे हमने अभी अभी देखा था, जैसे इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए सेरिब्रम भी था, हाइपोथैलेमस भी था। स्लीप को कंट्रोल करने के लिए सेरिब्रम था। अब दूसरा कौन आ रहा है,
मिड ब्रेन। काउंट करने के लिए दे देते हैं कि जितने भी अपने इमोशंस देंगे या इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन के अंदर कौन से कंपोनेंट है, फ्रॉम द फॉलोइंग कितने कंपोनेंट है, वो भी पूछ सकते हैं। 4-5 कंपोनेंट लिखे, फिर ऑप्शन दिए 1 2 3 4, तो कितने हैं? तो अभी तक 2 मिल गए, स्लीप के लिए तो मिड ब्रेन और सेरिब्रम। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, मिड ब्रेन से आगे जाएंगे तो आएगा अपना हिंड ब्रेन। स्मॉल ब्रेन है, छोटा दिमाग जो बोलते हैं, लेकिन छोटा है, लेकिन सबसे मोटा है अगर काम के बाबत में देखें तो। काम के अंदर हिंड ब्रेन का फंक्शन सबसे ज़्यादा रहेगा। हिंड ब्रेन का लोकेशन कहाँ रहेगा? तो सेंटर पार्ट ऑफ द ब्रेन, सबसे सेंटर में है ये। और इनके अंदर पार्ट आ रहे कौन से? तो अभी अभी डिस्कस किया, सेरिबेलम, मेड्यूला और पोन्स। सेरिबेलम, मेड्यूला, पोन्स में से सबसे पहला पार्ट आएगा अपना सेरिबेलम, कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस। सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन बोल रहे, सबसे बड़ा पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट, लेकिन कौन सा? तो सेकंड, क्योंकि कौन से ब्रेन की बात कर रही है? हिंड ब्रेन की। हिंड ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, या तो पूरे ब्रेन का देखें तो सबसे बड़ा पार्ट बोल रहे, सेकंड पार्ट। फंक्शंस क्या है इनके? तो मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी, बैलेंस मेंटेन करना। चल रहा है, बोल रहे हैं, सारी चीज़ें में लड़खड़ा नहीं रहे, लड़खड़ा रहे होते तो बैलेंस बिगड़ जा रहा है। अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से सारी प्रोसेस जो है वो यहाँ पे इफेक्ट करती है। जैसे ही अल्कोहल बॉडी के अंदर जाता है, अल्कोहल सीधा जैसे ही ब्लड में जाता है, तो वो ब्लड ट्रैवल करता हुआ ब्रेन में जाएगा, और वो ब्रेन में ये पोर्शन जो है वो अपना सेरिबेलम का वो पूरा हैंग लग जाएगा इसके अंदर। इसकी वजह से चलना दौड़ना चाह रहा है, सीधा चलेंगे तो भी नहीं चल पाएंगे वो। तो ये चीज़ें जो है कंट्रोल हो रही है किसके थ्रू? सेरिबेलम। कंट्रोल्स द मूवमेंट्स लाइक डांसिंग, वॉकिंग एंड साइकिलिंग। अगर चक्कर आ रहा है ना, तो चक्कर का मेन रीजन ये था कि आपने सेरिबेलम बिगाड़ दिया, जिसकी वजह से चक्कर जो है वो आने लगे, फैटिग्यू होने लगा है। वो किसकी वजह से हो रहा है? तो इनकी वजह से, क्योंकि ये मूवमेंट्स ही ऐसे करते हैं, जहाँ जहाँ बॉडी को बैलेंस की जरूरत है वो सारी बॉडी को बैलेंस, क्योंकि ये सारे जो अपने ऑर्गन्स पुर्जे एक 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 लगाए हुए हैं, वो कहीं पे भी अपने आप से मूव नहीं कर रहे हैं, कोई एक रिदम में मूव कर रहे हैं। हाथ चला रहे हो तो हाथ के साथ साथ उनके सारे मसल्स वगैरह को मूव करवाना है, तो इनको कंट्रोल कंपलसरी जो है कंट्रोल की ज़रूरत है। तो कंट्रोल द मूवमेंट्स लाइक डांसिंग, वॉकिंग एंड साइकिलिंग। ये चीज़ अगर आपको आती है, मतलब कि आपका सेरिबेलम ट्रेन हो गया। अगर साइकिल चलानी नहीं आती है, वॉकिंग करना, चलना नहीं आता है, नॉर्मल सी बात, या तो डांस नहीं आता है, इसका मतलब सेरिबेलम में वो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं है। तो वो बार बार प्रैक्टिस करने से ये सारी चीज़ें आती है। ये कभी सेरिबेलम के पास ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि एक बार देखा, देख के सीख गए। ये प्रैक्टिस करवानी पड़ती है। फिर आएगा पोन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। पोन्स के अंदर आता है रेगुलेट्स एक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये खास याद रखना, बहुत बार एमसीक्यू ये बोर्ड ने पूछ लिया है वहाँ पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए कौन से वहाँ पे पोर्शन आ रहे हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम किसके थ्रू कंट्रोल हो रहा है? तो अपने सेंटर लगे हुए कहाँ पे? पोन्स के अंदर। पोन्स का काम एक ब्रिज का भी था, जो कंट्रोल दोनों को जोड़ रहा था, इसीलिए बोल दिया है कि बिटवीन मेड्यूला एंड मिड ब्रेन। मेड्यूला या तो यहाँ पे अपना हिंड ब्रेन भी लिख सकते हैं कि हिंड ब्रेन, और हमें इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर करना है किसके लिए? हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन के बीच में, या तो मेड्यूला और हिंड ब्रेन के बीच में। दूसरा है इनका कंट्रोलिंग स्लिप साइकिल। देखो स्लिप साइकिल की बात कर रहे हैं, स्लिप साइकिल कितने होनी चाहिए? तो स्लिप के लिए अब 3 आ गए। पहले था अपना सेरिब्रम, सेरिब्रम के बाद अभी हम पढ़ के गए मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के बाद आ रहा है पोन्स। ये भी स्लिप साइकिल को मेंटेन करता है कि कब हम उठेंगे, कब सोएंगे। वो रोज की एक जो साइकिल फिक्स है आपकी, अगर मोबाइल को बीच में एंट्री नहीं दे रहे तो ये साइकिल अच्छे से चल रही, मोबाइल इस ब्रेक कर देगा इसे, क्योंकि उसके पास ऐसी कैपेसिटी है, वो ऐसा ऐसा कंटेंट लेकर बैठा हुआ है जो कंटेंट हमारी पूरी लाइफ साइकिल या स्लिप साइकिल को बिगाड़ सकते हैं। फिर आ रहा है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये क्या कंट्रोल करेगा? तो ये मेजर काम है इनका इनवॉलंटरी एक्शंस का, सबका वही है वहाँ पे। ब्लड प्रेशर जो है वो क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे। ब्लड प्रेशर के लिए भी देखते जाना फंक्शन साथ में कि कौन से थे ब्लड प्रेशर के लिए। सलाइवेशन करता है, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा का रिलीज होना। कफिंग की प्रोसेस जो है वो इनके थ्रू, स्नीजिंग की प्रोसेस इनके थ्रू, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ अटैच थे ना। तो हिंड ब्रेन पूरा जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी चीज़ आएगी वो इन्फॉर्मेशन इनको मिलेगी, तो ये स्नीज कर देंगे। अगर यहाँ से कोई धूल मिट्टी अंदर गई है। स्वेलोइंग की प्रोसेस जो है वो स्वेलो भी किसके थ्रू कर रहा है? तो इनके थ्रू। वोमिटिंग की प्रोसेस जो हो रही है वो भी इन्हीं के थ्रू हो रही है, क्योंकि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है वो इतने सारे सेंटर्स लेके बैठा है कि वो सारे सेंटर ये सेंटर कंट्रोल किए जाएंगे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के अंदर। होंगे कैसे? तो सारे इनवॉलंटरी है, अपने कंट्रोल में कुछ नहीं है। वोमिटिंग बोलते हैं कि कंट्रोल में तो एक लिमिट तक होती है, उसके बाद तो जो है वो हो ही जाती है। तो ये प्रोसेस है। इसके बाद अपना आएगा प्रोटेक्शन कैसे किया जाएगा इनके अंदर। ये सबके अंदर ये अपनी ये खोपड़ी ह्यूमन की स्कल जो है वो स्कल के अंदर प्रोटेक्शन किया जाता है। देखो प्रोटेक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम में 2 ही तो प्रोटेक्ट करने हैं, ब्रेन और
स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे एक बोनी बॉक्स लगाया हुआ है, इतना अच्छे से दिखा रहे हैं यहाँ पे कि बोनी बॉक्स जो है, क्या बोलेंगे इसे, तो स्कल बोलना है। स्पाइनल कॉर्ड है तो प्रोटेक्टेड कहाँ है, तो इसी के पीछे से एक निकल रहा है बैकबोन। ये यहाँ पे अगर पीछे थोड़ा बहुत दिख रहा है तो अपना बैकबोन जो है उनके अंदर क्या लगा हुआ है, अपना स्पाइनल कॉर्ड लगा हुआ है, और बैकबोन को क्या बोल रहे हैं, नाम दे रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम। ये भूलना नहीं है, बहुत बच्चे भूल जाते हैं, यहाँ तक होता है, बोलते हैं जब भी पूछा जाता है यहाँ तक था सर, बाहर नहीं आ रहा है, बाहर आएगा वो अगर 2-3 बार पढ़ेंगे तो, और अगर ये बाहर नहीं आएगा तो फिर ये घर पे आ जाएगा। तो ध्यान रखना, वहाँ पे स्कल जो है वो ब्रेन को कंट्रोल कर रही है या तो प्रोटेक्ट कर रही है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्टिब्रल कॉलम है। ये अपना नर्वस सिस्टम का प्रोटेक्शन हुआ। प्रोटेक्शन के बाद यहाँ पे प्रोसेस आएगी पीएनएस की। चलो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक अपना आ रहा है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अभी तक जो बात की वो सारी सीएनएस की थी। सीएनएस के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमने क्लियर किया। पीएनएस के अंदर उन दोनों को कोऑर्डिनेट करने वाली सारी जो नर्व्स है, वो सारी नर्व्स की बात करनी है कि कौन से अलग अलग टाइप के नर्व्स आ रही है। अभी न्यूरॉन के टाइप्स देखे हमने, वो सारी न्यूरॉन का जो नेटवर्क बन रहा है, वो नेटवर्क को ही क्या बोलेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पूरा नेटवर्क है। दो अलग अलग टाइप की वहाँ पे नर्व्स आने वाली है। कौन सी दो नर्व्स है, तो एक है क्रेनियल नर्व्स, जो कि अपनी क्रेनियल कैविटी से, मतलब कि जो ब्रेन के साथ डायरेक्ट अटैच है, वो सारी है क्रेनियल नर्व्स। उसके अलावा जो अपनी बैकबोन्स है, बैकबोन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से जो डायरेक्ट अटैचमेंट दिखा रही है, वो सारी कौन सी है, स्पाइनल नर्व्स। दोनों एमसीक्यू जो है सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स खास याद रखेंगे। क्रेनियल नर्व्स के कितने पैर है, तो वहाँ पे 12 पैर है। स्पाइनल नर्व के कितने हैं, तो 31 पैर है। ये दोनों पैर जो है वो 31 पैर या तो 12 पैर, काम तो एक ही रहेगा कि उनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना है पूरी बॉडी को। आगे का टॉपिक आएगा अपना कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कैसे कोऑर्डिनेट करना है, अभी तक जो देखा हमने वो ह्यूमन का था। ह्यूमन के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए अपने पास ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, लेकिन इनके अलावा ये सारी सेंसरी और मोटर नर्व्स है, उनका जो पूरा नेटवर्क है वो अपनी बॉडी को कोऑर्डिनेट करता रहता है कि कैसे मूवमेंट करेंगे। ये सारी चीज़ें अगर प्लांट के अंदर सोची जाए तो प्लांट तो मूवमेंट भी नहीं करता, हाँ, लेकिन मूवमेंट करता है, लोकोमोशन नहीं करेगा। लोकोमोशन नहीं करेगा मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह लोकेट नहीं होगा। मूवमेंट तो उनके अंदर भी होते हैं, क्योंकि उनके भी लीव्स वगैरह ग्रो होते हैं, उनके भी ब्रांचेस वगैरह ग्रो हो रहे हैं, लेकिन और वो भी एक रिदम में ग्रो हो रहे हैं, कैसे भी करके पूरा फैल नहीं जा रहा है। इसका मतलब है वहाँ पे कि उनके अंदर भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन कर रहा है। अब उनके अंदर कौन कोऑर्डिनेशन कर रहा है, तो इनके लिए हमें समझना पड़ेगा हार्मोन्स। प्लांट के अंदर सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स है, वहाँ पे कोई नर्वस सिस्टम जैसा पार्ट नहीं है। इनके अंदर हार्मोन से पढ़ने, और हार्मोन से पहले पढ़ना पड़ेगा कि इनके अंदर कोऑर्डिनेशन की जरूरत थी क्यों। अभी जो मूवमेंट की बात की, वो मूवमेंट को क्या बोलेंगे, कैसे कैसे अलग अलग डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स है वहाँ पे। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट्स कौन से टाइप है, तो एक है ग्रोथ बेस्ड मूवमेंट है, और एक है ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है। मतलब एक मूवमेंट जो कि ग्रोथ के लिए होती है, प्लांट की ग्रोथ करवाने के लिए कंपलसरी वो मूवमेंट होनी ही चाहिए, वो सारी कौन सी है, तो ग्रोथ बेस्ड, या तो उनको बोलते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट, और उनकी एक डायरेक्शन फिक्स रहती है। फिक्स क्यों रहेगी, तो उनके लिए अभी हम देख रहे हैं कि कौन सा ऐसे हार्मोन्स है जो ये प्रोसीजर फॉलो कर रहा है। ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट मतलब कि जो नॉन डायरेक्शनल है, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, और वो मूवमेंट कतई वहाँ पे हुई नहीं थी अपने ग्रोथ करवाने के लिए, ग्रोथ से पूरा इंडिपेंडेंट थी, उनमें ग्रोथ कभी होगी नहीं। हो सकता है उल्टा जो ग्रोथ थी वो ग्रोथ जो है वो बंद हो जाए, या तो रुक जाए, वहाँ पे इनहिबिट हो जाए, वो चीज़ें हो सकती है वहाँ पे। किसके थ्रू हो रही है, तो पूरी हार्मोन्स के थ्रू होने वाली है। लेकिन पहले हमें याद रखना पड़ेगा कि मूवमेंट्स के कितने टाइप है, तो दो अलग अलग टाइप है। कौन सा, तो ग्रोथ बेस्ड मूवमेंट या तो डायरेक्शनल मूवमेंट, और दूसरी आ रही है ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, या तो बोलेंगे नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। क्या क्या इनको और नाम दे रहे हैं वो भी चीज़ आगे देखेंगे। तो पहला आ रहा है अपना डायरेक्शनल मूवमेंट। डायरेक्शनल मूवमेंट के अंदर सबसे पहले देखेंगे ऑल्सो कॉल्ड ट्रोपिक मूवमेंट। डायरेक्शनल को और क्या बोल रहे हैं, तो ट्रोपिक मूवमेंट भी बोल रहे हैं। ट्रोपिक क्यों बोल रहे हैं इसे, तो ट्रोपिक का रीजन ये था कि कोई ना कोई एक डायरेक्शन की ओर ये मूव कर रही है। अब कौन से ट्रोपिज्म की ओर मूव कर रही है, तो उसके लिए उनके अलग अलग टाइप्स है। कितने टाइप्स है, तो यहाँ पे 4 अलग अलग टाइप्स हमें दिए हुए हैं। एक फोटोट्रोपिज्म, एक जियोट्रोपिज्म, ये फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म और हाइड्रोट्रोपिज्म, ये यही सजेस्ट कर रहे थे, इंडिकेट कर रहे थे कि वहाँ पे मूवमेंट जो है वो कैसा हो रहा है, ग्रोथ बेस्ड है। क्योंकि फोटो मतलब कि फोटोन पार्टिकल की बात कर रहे हैं, लाइट की। अगर सनलाइट इसके ऊपर आएगी और उसके टुवर्ड में कोई मूवमेंट करता है या उसके अगेंस्ट में कोई मूव करेगा, तो इसके अकॉर्डिंग एक टाइप क्रिएट हुआ वहाँ पे, कौन सा, तो फोटोट्रोपिज्म। मतलब लाइट के अगेंस्ट में या तो लाइट के टुवर्ड में कोई मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट्स टुवर्ड द ग्रेविटी, उसे क्या बोलेंगे, तो जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म का सीधा मतलब ये है कि जिस तरफ ग्रेविटी आ रही है उस तरफ अगर कोई जा रहा है, मतलब कि डाउनवर्ड जा रहा है। अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहा है, मतलब कि अपवर्ड जा रहा है, तो वो नेगेटिव पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म आगे देख रहे हैं। थर्ड टाइप आ रहा है अपना कीमोट्रोपिज्म, मतलब कि कोई केमिकल्स या तो मिनरल्स या तो न्यूट्रिएंट्स
इनके टुवर्ड में या इनके अगेंस्ट में मूवमेंट हो रही है तो वो कौन सी है, कीमोट्रोपिज्म। और इसके बाद आ रही है अपनी हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो मतलब सीधा सीधा मतलब ये याद रखना है कि वो हाइड्रो मतलब वाटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाटर के टुवर्ड में या उसके अगेंस्ट में मूवमेंट होती है वो तो हाइड्रोट्रोपिज्म से हम उसको रेफरेंस करेंगे। तो डायरेक्शनल मूवमेंट के अंदर 4 अलग टाइप की मूवमेंट, डायरेक्शनल मूवमेंट, ग्रोथ बेस्ड मूवमेंट या तो बोलेंगे ट्रोपिक मूवमेंट। 3 नाम है, तीनों में से कोई भी थियरी 2 मार्क्स के अंदर पूछ सकता है कि एक्सप्लेन ट्रोपिक मूवमेंट्स, एक्सप्लेन ग्रोथ बेस्ड मूवमेंट या तो एक्सप्लेन डायरेक्शनल मूवमेंट। तीनों में से कोई भी पूछे, लिखना यही है कि मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। इसके लिए अगर बात करेंगे तो आगे दूसरी एक एक करके देखते हैं हम। तो इनके अंदर प्रोसीजर कौन सी है, तो यहाँ हम एनिमेशन के अंदर अच्छे से समझ सकते हैं कि ये लाइट जिस होल से लाइट आ रही थी और लाइट के टुवर्ड में ये धीरे धीरे ग्रो करता जा रहा है। ये प्लांट को पकड़ के रखना, ये प्लांट धीरे धीरे ग्रो करता जा रहा है, किसके टुवर्ड में जा रहा है, तो लाइट के टुवर्ड में। लाइट के टुवर्ड में जाना, इसका डायरेक्ट इंडिकेशन ये है कि वो फोटोट्रोपिज्म परफॉर्म कर रहा है। फोटोट्रोपिज्म परफॉर्म करना है, ये तो फिर भी लाइट के टुवर्ड में जा रहा है, तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा वहाँ पे कौन से अलग अलग टाइप्स आ सकते हैं इनके अंदर। तो फोटोट्रोपिज्म भी 2 अलग टाइप का बन सकता है वहाँ पे। एक होता है अपना पॉजिटिव, जबकि दूसरा आएगा वहाँ पे नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म का सीधा मतलब क्या है, तो वहाँ पे कि लाइट जहाँ से आएगी उसकी टुवर्ड में कोई, टुवर्ड द लाइट, जबकि ये नेगेटिव कैसे जाएगा, तो वो नेगेटिव करेगा मतलब कि अगेंस्ट द लाइट जाएगा, जिस तरफ से लाइट आएगी वो उससे दूर भागेगा। इन दोनों के एग्जाम्पल कौन हो सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं हम बैठे बैठे। थोड़ा हमने सोचा वो अभी अगर हमने ये चैप्टर कवर कर लिया पहले ही अपने स्कूल में, कोचिंग में, जहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो इसे, तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म का सीधा मतलब ये रहेगा कि जो लाइट के टुवर्ड में जाएगा। प्लांट कैसे कौन से पार्ट्स है जो लाइट के टुवर्ड में ग्रोथ करते हैं, तो उनके लिए याद रखना है, उनका एग्जाम्पल बेसिक है अपना। एक तो लीफ है, जो कि हमें यहाँ एनिमेशन में भी दिख रहा था कि ये लीफ जो है वो धीरे धीरे मूवमेंट कर रहा है किसकी ओर, लाइट की ओर, क्योंकि उनको ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने की, और फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है उनकी लाइट, सनलाइट। तो सनलाइट के टुवर्ड में मूवमेंट करेंगे ये। आपने 5th और 6th स्टैंडर्ड में ये बेसिक एग्जांपल भी किए होंगे कि यू टेकन एम्प्टी बॉक्स के अंदर एक होल बनाया, होल के अंदर से एक अंदर प्लांट का हमने पॉट लगा दिया, उस प्लांट को धीरे धीरे एक तरफ से ही लाइट दे रहे थे तो वो धीरे धीरे करके वहाँ से ग्रो करता हुआ निकला। तो सीधा बेसिक एग्जाम्पल आपने किया हुआ था, सिर्फ उसको नाम दे दिया हमने यहाँ पे फोटोट्रोपिज्म। अगेंस्ट द लाइट जाएंगे तो अगेंस्ट द लाइट का एग्जाम्पल कौन आ जाएगा, तो रूट है अपना बेसिक, क्योंकि रूट कभी ऐसा नहीं होगा कि जमीन से बाहर निकल के आया, बाहर निकल के सीधा लाइट के टुवर्ड में कभी जाने वाला नहीं है, तो इसमें रूट आ जाएगा। फिर इनके अंदर हम स्टेम भी ले सकते हैं, क्योंकि स्टेम भी कहाँ जा रहे हैं, तो अपवर्ड जा रहे हैं, तो लीफ एंड स्टेम बोथ क्या है, तो फोटोट्रोपिज्म में पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक प्लांट्स है या तो प्लांट के पार्ट्स है, और नेगेटिवली फोटोट्रोपिक पार्ट कौन सा है, तो रूट है। तो ये बेसिक एग्जाम्पल है इनके। और फोटोट्रोपिज्म के एमसीक्यूज यहाँ से निकल सकते हैं कि पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है। कोई एक सेंटेंस में आपको समझा रहा है कि रूट ग्रो कर रहा है, या तो लीफ ग्रो कर रहा है, या तो स्टेम ग्रो कर रहा है, तो इन तीनों में से कोई भी ग्रोथ कर रहा है, तो अब हमें क्लियर एंड कट है कि भाई वहाँ पे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव कैसे रेफर करेंगे, तो टुवर्ड में जाना या तो अगेंस्ट में जाना है, बस इसके ऊपर ही ये टर्मिनोलॉजी चल रही है। दूसरा इसके बाद आ रहा है अपना जियोट्रोपिज्म में अगर क्लियर देख रहे हैं तो ये देखो यहाँ दोनों दिखाए जा रहे हैं। इनके अंदर ऊपर जो ग्रो कर रहा है लीफ या स्टेम के पार्ट, वो सारे कैसे है, तो पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक, या तो बोल सकते हैं फोटोट्रोपिज्म परफॉर्म कर रहा है, लाइट के टुवर्ड में जा रहे हैं, जबकि रूट कैसे जा रहे हैं, तो लाइट के अगेंस्ट में जा रहे हैं। अब अगर यहाँ पे जियोट्रोपिज्म अप्लाई करें तो जियोट्रोपिज्म में नीचे ग्रेविटी आ रही है, तो जियोट्रोपिज्म के टुवर्ड में जो जा रहे हैं वो कौन जा रहा है, तो रूट्स जा रहे हैं। तो रूट्स क्या हो गए, पॉजिटिवली जियोट्रोपिक हो गए, जबकि मतलब अपना जो फोटोट्रोपिज्म था उसका एकदम अपोजिट थियरी है। अगर वहाँ पे स्टेम जो है वो अपवर्ड मूवमेंट में जा रहे थे, स्टेम अपवर्ड मूवमेंट में जा रहा है, मतलब वो अगर जियोट्रोपिक के कॉन्सेप्ट से देखें तो वो कैसे हो गए, नेगेटिवली जियोट्रोपिक हो गए। तो स्टेम यहाँ पे नेगेटिवली जियोट्रोपिक होगा, रूट यहाँ पे पॉजिटिवली जियोट्रोपिक होगा। अगर इनके स्ट्रक्चर में देखा जाए एग्जाम्पल में कौन से लिखेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे लिख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में लिख दीजिएगा, या साथ में पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। जियोट्रोपिज्म के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव का एग्जांपल आ रहा है अपना रूट, जबकि नेगेटिव का आ रहा है स्टेम या तो लीफ। फ्लावर को कोई पूछ लेगा तो फ्लावर एंड फ्रूट के बारे में सोचने को दे सकते हैं कि पढ़ाया था, ये पूछ लिया हमने फ्लावर और फ्रूट का, तो वो दोनों तो बेसिक चीज़ है। कहाँ जाएंगे तो
टुवर्ड द लाइट, क्योंकि उनमें फूड स्टोर हो रहा है। फूड स्टोर हो रहा था मतलब जहाँ लीफ था, लीफ के बाद वहाँ से ही उसके एक्सिस से फ्लावर ग्रो हुआ। तो जहाँ लीफ ग्रो होगा वहाँ पे फ्रूट और फ्लावर का हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो उनके लिए आंसर में जियोट्रॉपिकली कैसा लिखेंगे तो नेगेटिव, और फोटोट्रॉपिकली कैसा लिखेंगे तो पॉजिटिव। इनके लिए तो फ्रूट्स और फ्लावर के लिए। तो एक्सेसिव थोड़ा बहुत हम वहाँ पे याद रखते जाएंगे। कीमोट्रोपिज्म का देखो एग्जांपल जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे किस तरह से कीमोट्रोपिज्म परफॉर्म हो रहा है। तो हमने अगर रिप्रोडक्शन पढ़ा हुआ है और प्लांट का रिप्रोडक्शन, स्पेसिफिकली किसका, तो प्लांट का रिप्रोडक्शन पढ़ा हुआ है, तो प्लांट के रिप्रोडक्शन के अंदर हमने स्टेमेन और पिस्टिल पढ़े हुए थे। पिस्टिल रिप्रेजेंट कर रहा था फीमेल पार्ट को, जबकि स्टेमेन रिप्रेजेंट कर रहा है मेल पार्ट को। तो स्टेमेन और पिस्टिल में से जब स्टेमेन के ऊपर से पोलन ग्रेन रिलीज होती है और वो जब पिस्टिल के ऊपर आकर गिरती है, पिस्टिल के कौन से पार्ट में, तो मान लो ये स्टिग्मा के ऊपर आकर यहाँ पे गिर रही है, वो ये बाकी उड़ रही है, थोड़ी बहुत जो है इनके ऊपर स्टिक हो गई। उसमें से फिर प्लांट डिसाइड कर रहा है। प्लांट, हमने ऐसा सुना है कि प्लांट डिसाइड करता है कि कौन सी पोलन ग्रेन यहाँ से ग्रो करके, यहाँ पे नीचे ओव्यूल लगा हुआ है, ओव्यूल के अंदर एग सेल राह देख रहा है। ये अगर एग सेल के पास ले जाना है हमें, तो बेसिक चीज़ ये है कि कीमोट्रोपिज्म में अगर सीधा देखे तो फ्लावर के अंदर की पोजीशन की बात कर रहा हूँ, जहाँ कोई एक पोलन ग्रेन जर्मिनेट हुई। ये क्या थी, तो पोलन ग्रेन थी। पोलन ग्रेन जर्मिनेट हुई मतलब उसमें से पोलन ट्यूब ग्रो होना स्टार्ट हुई। क्या ग्रो होना स्टार्ट हुई, तो पोलन ट्यूब। और जब पोलन ट्यूब यहाँ से ग्रो होती है तो पोलन ट्यूब धीरे धीरे करके ओव्यूल के नीचे के पार्ट से एंटर करती है, कभी भी वो ऊपर से एंटर नहीं करती है। इनका बेसिक रीजन ये है कि इनके अंदर हॉर्मोन्स है इनको मेंटेन करने के लिए। तो ये अंदर के जो हॉर्मोन्स है उन्होंने धीरे धीरे करके अट्रैक्ट किया मतलब कि पोलन ट्यूब का मूवमेंट करवाया। जब भी ग्रोथ हो रही है, और ग्रोथ हो रही है मतलब ये मूवमेंट भी कैसी है, तो ग्रोथ बेस्ड मूवमेंट है। और ग्रोथ बेस्ड मूवमेंट के अंदर इन्होंने क्या करवाया, तो धीरे धीरे करके यहाँ पे इस एंड को बोलते हैं माइक्रोपिलरेंट, जो आप स्टैंडर्ड 12 के अंदर डिटेल के अंदर जब वापस से यही चैप्टर रिवाइज होगा या रिपीट होगा तब ये वापस से डिटेल में पढ़ाएंगे। थोड़ा बहुत इधर क्लोज करके यहाँ पे पूरी थियरीज चलाएंगे कि कैसे फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो माइक्रोपिलरेंट बोलते हैं, और माइक्रोपिलरेंट पे ही आके पोलन ट्यूब ओपन होती है। इसका बेसिक रीजन ये था कि वहाँ पे कोई ना कोई ऐसे केमिकल्स थे, जो केमिकल्स कौन से थे, तो हॉर्मोन्स थे अपने। तो हॉर्मोन्स के टुवर्ड में मूवमेंट हो रही है, हॉर्मोन्स के अकॉर्डिंग मूवमेंट हो रही है। तो इसीलिए ये कीमोट्रोपिज्म जो है वो कैसा हो गया, पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म हो गया। क्यों पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म, क्योंकि ये कोई ना कोई केमिकल था, भले ही बॉडी बना रही है, हॉर्मोन्स थे तो अपनी बॉडी के ही थे, लेकिन उन्होंने भी एक वहाँ पे क्रिएट किया तो केमिकल, और वो केमिकल के टुवर्ड में जो मूवमेंट हुई है, इसीलिए क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली कीमोट्रोपिक। अगर ये कोई अगेंस्ट में जाते हैं, अगर कोई ऐसे वहाँ पे केमिकल्स ला कर रख दूँ कि अपने सॉइल है, और सॉइल के अंदर अगर यहाँ से धीरे धीरे ये बेसिक रूट निकल रहे थे, तो रूट्स में अगर यहाँ पे लाके मैं किसी कंपोनेंट को, ऐसे कंपोनेंट को रख देता हूँ जिसकी वजह से इनको डैमेज हो सकता है, तो ये कभी भी उसकी तरफ ग्रो नहीं करेंगे। तो ये जो अपना प्लांट है, वो प्लांट का पार्ट जो है धीरे धीरे यहाँ से मूवमेंट बदल देगा, इस तरफ मूव करना शुरू कर जाएंगे, यहाँ से धीरे धीरे निकल जाएंगे, ये मूवमेंट चली जाए। ये जो रिमूव हो गया है, उन्होंने अपनी डायरेक्शन बदल ली तो वो नेगेटिवली कीमोट्रोपिक है। रूट भी उसका बेस्ट एग्जांपल है कीमोट्रोपिज्म का, क्योंकि रूट सिर्फ वाटर कंज्यूम नहीं करता है, वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है। रूट जो है वो वाटर के साथ साथ न्यूट्रिएंट भी एब्जॉर्ब कर रहा है, और वो न्यूट्रिएंट जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, तो न्यूट्रिएंट खुद केमिकल है, और वो केमिकल के टुवर्ड में मूवमेंट हो रही है, इसीलिए वो भी कैसा है, तो पॉजिटिवली कीमोट्रोपिक है। तो बेसिक एग्जाम्पल यहाँ कीमोट्रोपिज्म का क्या रहेगा, तो अपने पिस्टिल के अंदर पोलन ट्यूब की ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन पिस्टिल टुवर्ड दी ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर एग सेल ने भी उसे अट्रैक्ट किया था, जो खुद कुछ केमिकल्स लेके बैठा था, जिसे हमने क्या बोला, तो हॉर्मोन्स। ये बेसिक चीज़ें हैं इनकी कीमोट्रोपिज्म की। अगर बात करते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म की, तो यहाँ क्लियरली हमें दिख रहा है हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट्स टुवर्ड दी वाटर। मूवमेंट्स किस तरफ हो रहा है, तो वाटर जिस तरफ दिखेगा। तो बेसिक एग्जांपल इसका कौन होगा, तो प्लांट्स के सारे ही पार्ट जो है उनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ केवल रूट अकेला ऐसा है जो क्या करता है, तो रूट के टुवर्ड में मूवमेंट करता है, सॉरी वाटर के टुवर्ड में मूवमेंट करता है, और वाटर के टुवर्ड में मूवमेंट करता है, इसीलिए इनके अंदर ये बेसिक दिख रहा है कि जहाँ पानी होगा उस तरफ धीरे धीरे ग्रो करता जाएगा। बाकी डेजर्ट के अंदर इतना वाटर नहीं होता, फिर भी वहाँ पे कुछ प्लांट्स है, कैक्टस जैसे प्लांट जो वहाँ सर्वाइव करते हैं, क्योंकि उनके अंदर कैपेसिटी है कि वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे करके उनका जो मॉइस्चर है, जहाँ ज़्यादा मॉइस्चर मिलेगा उसकी तरफ ग्रो करके वहाँ से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना, ये सारी चीज़ें शुरू कर देते हैं। हाइड्रोट्रोपिज्म के बाद अपना आएगा नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे सारी डायरेक्शनल मूवमेंट खत्म हुई। ग्रोथ बेस्ड जितनी भी मूवमेंट थी, ट्रोपिज्म जितना भी था वो सारा खत्म हो गया। हाँ, एक ट्रोपिज्म इसमें भी आएगा, लेकिन उसे
ट्रोपिज्म ना बोल के नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट को नास्टिक मूवमेंट में ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखेंगे इधर ऑल्सो कॉल्ड एज नास्टिक रिस्पॉन्स। हाँ, इनको ट्रोपिज्म भी बोलेंगे, अभी एग्जाम्पल में ट्रोपिज्म ही लगाएंगे, नास्टी भी लगा सकते हैं वहाँ पे, ऐसा जरूरी नहीं है, अभी रिप्रेजेंट करके हम बताएंगे। नास्टिक रिस्पॉन्स मतलब कि जो ग्रोथ के लिए कुछ इंडिपेंडेंट ही था, ग्रोथ इंडिपेंडेंट है। ग्रोथ इंडिपेंडेंट है मतलब कि इनके अंदर कभी भी ग्रोथ के लिए मूवमेंट नहीं होता। ऐसा ग्रोथ के लिए होता तो उसे हम कैटेगरी में रख देते ग्रोथ बेस्ड की। एग्जाम्पल इसका डायरेक्ट दे रहे थिग्मोट्रोपिज्म। अगर यहाँ तक पहुँच गए हो, पूरा कंटिन्यू पहले से वीडियो देखते आ रहे थे और अभी तक बैठे हुए हो, तो याद होना चाहिए थिग्मो का मतलब क्या था। अभी अभी हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। थिग्मो का मतलब है, जब रिसेप्टर की बात की थी, रिसेप्टर के टाइम पे एक थिग्मो रिसेप्टर आया था। वो थिग्मो रिसेप्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, तो टच की सेंस, टच की सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट किसके टुवर्ड में हो रहा है, तो थिग्मो मतलब कि टच की सेंस के लिए मूवमेंट हो रहा है। या तो टच होने से वो ओपन होगा या तो टच होने से वो क्लोज होगा। नॉर्मली अपने पास एक प्लांट है, प्लांट का नाम है टच मी नॉट प्लांट। कॉमन नेम ये दे रहे हैं, एक प्लांट को दूसरा नाम भी देते हैं मिमोसा प्लांट। ये जो प्लांट है अपना टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट क्यों बोला उसे, क्योंकि उसको टच करते ही वो वाटर रिलीज कर देता है। वाटर रिलीज करके अपने जो भी लीव्स है वो लीव्स को ट्विस्ट कर देगा, कर्ल कर लेगा। तो उनकी कर्लिंग जो हो रही है, तो वो कर्लिंग की वजह से वो मूवमेंट दिखा है। मूवमेंट किसकी वजह से, तो जैसे ही हमने टच किया वो 2 to 3 सेकंड्स के अंदर वो क्या कर देंगे, सारी चीज़ें अपने सारे विल्टिंग कर देंगे, कर्लिंग कर देंगे, कोइलिंग कर देंगे। ये किसकी, तो थिग्मोट्रोपिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल है, जहाँ पे आपने मूवमेंट करवाया किसकी वजह से, टच की वजह से। बेसिक ये एग्जाम्पल थे नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट में। उनके लिए ये दोनों मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरत हमें किसकी है, तो ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे दोनों मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, दोनों मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी हार्मोन्स की। और कौन से हार्मोन्स, तो जिस हार्मोन्स को हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स क्यों बोलेंगे, क्योंकि प्लांट के लिए जब भी वर्ड यूज़ करेंगे, पूरी बायोलॉजी में याद रखना, जब भी प्लांट के लिए कोई एक रिप्रेजेंट करना है ना वर्ड, जो कि लैटिन और ग्रीक लोग यूज़ करते थे, तो वो फाइटो बोलते थे ज़्यादातर। कि अगर बायोलॉजी समझनी है, बायोलॉजी के अंदर केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट की बायोकेमिस्ट्री समझने के लिए वो फाइटो केमिस्ट्री वर्ड यूज़ करते हैं। मतलब कि प्लांट के अंदर जो जो केमिकल रिएक्शंस चल रही है, वैसे ही जो केमिकल्स है प्लांट के अंदर, उसे क्या बोलेंगे, तो फाइटोकेमिकल्स। और अगर स्पेसिफिक बोल रहे हैं कि केमिकल्स कौन सा है, तो हार्मोन्स है, तो उसके लिए कौन सा बोलेंगे, तो फाइटो हार्मोन्स। और फाइटो हार्मोन्स के यहाँ पे बेसिक कितने टाइप्स है, तो 2 टाइप ही रहेंगे ना, क्योंकि मूवमेंट्स अपने कितने टाइप की थी, दो टाइप की मूवमेंट्स। और वही दोनों प्रोसेस को या दोनों मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरत है वहाँ पे 2 टाइप के हार्मोन्स की। कौन से 2 टाइप के हार्मोन है, तो एक आ रहा है वहाँ पे ग्रोथ प्रमोटर और दूसरा आ रहा है ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ प्रमोटर वहाँ पे क्या करवाएगा, तो ग्रोथ प्रमोटर, ये जाहिर सी बात है कि ग्रोथ प्रमोटर सारी चीज़ें प्रमोट करवाएगा, मतलब कि ग्रोथ धीरे धीरे इंक्रीज करवाएगा। 1 by 1 भी हमें सारे देखने हैं वहाँ पे। ग्रोथ इनहिबिटर मतलब इनहिबिट करना, मतलब वो क्या करेगा, तो ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। एक बार अगर रिस्ट्रिक्ट कर दिया इन्होंने ग्रोथ को, देखो डिक्रीज नहीं करेगा। कोई भी पॉसिबिलिटी ये नहीं है कि प्लांट जो है वो 100 मीटर टॉल हो गया और फिर अगर ग्रोथ इनहिबिटर उसके अंदर आपने इंजेक्ट किया, तो वो इंजेक्ट करने की वजह से कभी भी वो अपनी हाइट डिक्रीज नहीं करेगा। डिक्रीज नहीं करेगा मतलब वहीं पे रुक जा सकती है, इनहिबिट हो सकती है, डिक्रीज नहीं करेगी। ये प्रमोट करेंगे, ये इनहिबिट करेंगे। प्रमोटर कौन सा, तो नाम दे रहे हैं ऑक्सिन। ये नाम प्रॉपर याद रखने, एमसीक्यू में बार बार पूछे ही जा रहे हैं, चाहे कोई भी बोर्ड हो, जीएससी हो, सीबीएसई हो, कोई भी बोर्ड के अंदर ये बार बार पूछ रहे हैं कि वहाँ पे ऑक्सिन क्या है, जिब्रेलिन क्या है, साइटोकाइनिन क्या है। तो सबका काम क्या है, तो प्रमोट करना। किसे प्रमोट करना, तो ग्रोथ को। ऑक्सिन के बाद दूसरा है अपना जिब्रेलिन, जिब्रेलिन के बाद साइटोकाइनिन। और अगर ग्रोथ इनहिबिटर में जाए तो ग्रोथ इनहिबिटर के अंदर एब्सिसिक एसिड, जो अपने एनसीईआरटी के सिलेबस में मेंशन्ड है, पुराने सिलेबस के अंदर मेंशन्ड था वहाँ पे इथिलीन, जिसकी भी हमें समझने के लिए ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ सबसे ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हो अपने घर के अंदर। घर के अंदर आपने अगर राइपन्ड फ्रूट्स पड़े हुए हैं और उनकी जो एक मीठी सी स्मेल आ रही है वहाँ पे, कि अगर मान लो केले ही पक गए, इतने ज़्यादा पक गया कि अब मीठी मीठी स्मेल करना शुरू कर दिया, तो वो जो गैस रिलीज हो रही थी उसमें, जिसकी वजह से वो स्मेल आ रही है, वो कौन सा है, अपना इथिलीन है। इसीलिए एक छोटा सा हमने पोर्शन ऐड कर दिया है वहाँ पे। अगर याद रखने में भी इतना कोई दिक्कत देने वाला है नहीं, तो याद रख लेना आराम से कि ग्रोथ इनहिबिटर कितने हैं, तो 2 है। कौन से एब्सिसिक एसिड और इथिलीन। बाकी ये जो 4 दिख रहा है ना हमें, ये तो मैंने बताया गैसियस फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में जाएगा, ये गैसियस फॉर्म में। बाकी के जो 3 है वो लिक्विड फॉर्म में। ये तीनों के तीनों लिक्विड फॉर्म में, मतलब कि प्रॉपर केमिकल के फॉर्म में है। सिर्फ और सिर्फ वही एक ऐसा एकलौता केमिकल था जो हमें कैसा दिखा, गैसियस फॉर्म में।
तो बेसिक जो है दो टाइप ग्रोथ प्रमोटर के लिए कौन आएगा, तो ग्रोथ प्रमोटर जो है सॉरी क्या करवाएगा, तो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट करवाएगा। नॉन डिपेंडेंट मूवमेंट को ध्यान देगा कौन, तो अपना ग्रोथ इनहिबिटर जो कि इनहिबिट करवाएगा। तो ये बेसिक है, 1 बाय 1 एक एक को लेते जाते हैं। फाइटो हार्मोन में पहला आ रहा है अपना ऑक्सिन, और ऑक्सिन के अंदर अगर देखने जाए तो प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, सीधी बात है क्या कर रहा है, तो सबसे बढ़िया अगर कोई हॉर्मोन्स है जो ग्रोथ प्रमोट करवाता है, सीड के एक छोटे से पोर्शन से ये दोनों पार्ट रिलीज करवा देना, वो एक इतनी इजी बात थी नहीं। उसने कोऑर्डिनेट कर रहा है कि स्टेम कहीं नीचे ग्रो होना स्टार्ट ना हो जाए, रूट कहीं ऊपर ग्रो होना स्टार्ट ना हो जाए, ये ना हो, इसीलिए उन्होंने क्या किया, तो उनको कोऑर्डिनेट करके रखा हुआ है। तो प्रमोट करता है सबसे पहले, तो दूसरा सिक्रेटेड बाय, कहाँ से सिक्रेट करता है। देखो सब में एक थियरी लिखने के लिए इजी बात ये है, अगर ये पूरा फॉलो कर रहे हो आप तो वहाँ पता चल जाएगा आपको कि एक पैटर्न जनरेट हो रही है, कि सबसे पहले आपको उसका यूज़ बताना, क्या यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा बहुत फंक्शन बाद में भी लेंगे, लेकिन बीच में एक बार होता है कि कुछ कुछ की लोकेशन याद रखनी है कि कहाँ से रिलीज हो रहा है। तो ये रिलीज हो रहा है किसके बाद, सिक्रेटेड बाय सेल्स ऑफ टिप, ये याद रखना। मेजर एमसीक्यू है ये, कि टिप से रिलीज होता है, किसके टिप से, तो रूट और स्टेम। रूट का अगर टिप है तो वो टिप रिलीज करता जा रहा है और धीरे धीरे सेल को आगे डिवाइड करवाता जा रहा है, जिसकी वजह से वो ग्रोथ करते जा रहे हैं। टिप का पार्ट है तो टिप के पार्ट में भी वो धीरे धीरे ग्रोथ करवाते जा रहे हैं, वहाँ पे रिलीज होके सिंथेटिक ऑक्सिन्स। और इनके अगर हम सिंथेटिक मतलब जो हम बना रहे हैं आर्टिफिशियल ऑक्सिन्स है, जो केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उनका मार्केट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, पैसों के लिए बहुत बड़ा मार्केट है वो। तो किसके अंदर यूज़ करेंगे, हॉर्टिकल्चर मतलब कि पूरी फार्मिंग चल रही है, किसकी फार्मिंग, तो फ्लावर्स की। तो फार्मिंग ऑफ फ्लावर जो है उसकी स्टडी को क्या बोल देंगे, तो हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब जो हम नॉर्मल अपने जितने ग्रेन्स पल्सिस वगैरह ग्रो करते हैं, वो सारी क्रॉप्स इन शॉर्ट जो बोलते हैं हम, वो ग्रो करते हैं, उसे एग्रीकल्चर की फील्ड बोलते हैं। फ्लावर जो रोज वगैरह उनकी जो फार्मिंग चल रही है उनको क्या बोलेंगे, तो स्टडी ऑफ फ्लावर्स, या तो फार्मिंग ऑफ फ्लावर्स, इन दोनों को क्या बोलेंगे, हॉर्टिकल्चर। कौन से यूज होते हैं उसमें हॉर्टिकल्चर में, तो सिंथेटिक ऑक्सिन, क्योंकि वहाँ फ्लावर्स के प्लांट्स की ग्रोथ करवाने के लिए वहाँ पे उनके ऊपर लगाया जाता है कौन, तो ऑक्सिन्स। ये अपना ऑक्सिन था। ऑक्सिन के बाद दूसरा आ रहा है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन के अंदर बात करेंगे प्रमोट सेल डिफरेंशिएशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन्स। हाँ, ये खास जो है पॉइंट अपने याद रखना है, कि पॉइंट में ये बता रहा है कि सेल डिफरेंशिएशन हो रहा है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सिन की प्रेजेंस में। मतलब ऑक्सिन की इंपॉर्टेंस यहाँ पे हमें समझ आ रही है कि ग्रोथ प्रमोट करने के लिए ऑक्सिन तो जो है वो चाहिए ही चाहिए। अगर जिब्रेलिन है तो जिब्रेलिन अकेला भी नहीं कर पाएगा, सेल डिवीजन जो है वो होगा। सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन ये दो टॉपिक है यहाँ पे। सेल डिवीजन हम बेसिक समझ सकते हैं कि 1 से 2 बन जाते हैं, लेकिन यही सेल आगे अगर ग्रोथ कर रहा है, साइज में ग्रो कर रहा है, साइज बढ़ानी है, तो वहाँ पे प्रोसेस को बोलेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बोलते हैं या तो इजी वे में इसे मैच्योरेशन की प्रोसेस भी बोलते हैं। डिफरेंशिएशन को दूसरा क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन, मतलब सेल का मैच्योर होना। एक होता है जो ग्रो करते जाते हैं लेकिन दिमाग से जो है मैच्योर नहीं हो पाते, इमेच्योर रह जाते हैं, कि छोटे छोटे अभी भी बचकानी हरकत रह रही है, वो ज़रूरी है, लेकिन एक सीरियस मोमेंट चल रही है वहाँ पे अगर कोई अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, तो मतलब कि मेच्योरिटी जो है वो थोड़ी क्वेश्चन मार्क पर लगी हुई है। प्रमोट सेल डिफरेंशिएशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। दूसरा आ रहा है ब्रेक सीड डोरमेंसी। ये समझना, सीड डोरमेंसी में डोरमेंसी का मतलब क्या होगा। डोरमेंसी का सीधा मतलब ये है कि सीड अगर डोरमेंट नहीं है और सीड जर्मिनेट होने के लिए प्रिपेयर्ड हो रहा है, तो सीड जर्मिनेशन अगर हमें रिप्रोडक्शन पढ़ा हुआ है तो अच्छे से याद है, या हम इसी में कवर करने वाले हैं अगले लेक्चर में। तो सीड डोरमेंसी क्या होगी, तो उस टाइम के दौरान सीड जो है वो स्लिपनेस में रह जाएगा। स्लिपिंग सेल है, इनके सारे सेल जो वो स्लिपिंग मोड में ऑन करके बैठे हैं। मतलब कि जैसे फ्रॉग के अंदर, फ्रॉग सिर्फ कहाँ निकलते हैं, तो मेढक सारे मानसून में निकल के आते हैं, बाकी विंटर और समर के अंदर वो अपनी समाधि में पड़े हुए। तो वैसे सीडी भी डोरमेंसी दिखाता है। डोरमेंसी मतलब वो स्लिप रहता है, सारी प्रोसेस जो वो स्लो डाउन कर देता है, जिसकी वजह से सीड डैमेज भी ना हो, और उनको जब तक फेवरेबल कंडीशंस ना मिले तब तक वो जर्मिनेट भी नहीं हो सकते, क्योंकि उनको ग्रो करने के लिए बहुत हाई अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उनको हाई अमाउंट में वाटर चाहिए। अगर ये नहीं मिल रहा है तो सीड डोरमेंट रहेगा, डोरमेंसी स्टेज में रहेगा। जैसे ही ये ब्रेक होगी तो वो वापस ग्रो करना स्टार्ट करेगा। तो पहले हम बोलते हैं कि जब वो ड्रो अपनी धीरे धीरे करके ब्रेक हो रही है, तो ब्रेक कब होगी, ब्रेक तभी हो सकती है जब सीड को जो है वो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स थे, या तो जो वाटर था वो वाटर वहाँ पे कंज्यूम हो रहा है। हम अगर अप्रोप्रिएट वाटर दे रहे हैं, न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, तो वो ग्रो करेगा। लेकिन हम वाटर और न्यूट्रिएंट दे रहे थे, इसका मतलब था वहाँ पे जिब्रेलिन्स जो है वहाँ पे एक्टिव हो रहे थे। एक्टिव होने की वजह से वो धीरे धीरे सीड डोरमेंसी को ब्रेक करेंगे और वहाँ से ग्रोथ प्रमोट करवाएंगे। दूसरा आ रहा है स्टिम्युलेट्स एलोंगेशन ऑफ शूट्स। शूट्स का स्टिम्युलेशन हमें करवाना है,
शूट्स का स्टिम्युलेशन करवाना मतलब कि उनकी एलोंगेशन की प्रोसेस जो है वो भी बढ़ाता है। तो ये भी ग्रोथ प्रमोटर था, मतलब ग्रोथ तो धीरे इंक्रीज ही करवाएगा। तो धीरे धीरे करके ये क्या करवाएगा, तो उनके शूट्स जो है मतलब स्टेम जो है वो स्टेम की हाइट जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो ये प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो होने वाली है। इसके बाद जिब्रेलिन के बाद अपना आ रहा है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का एक देखो यह है कि भाई वो सबसे एवरग्रीन बोला हुआ हमने। एवरग्रीन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो सबको यंग रखता है। यंग रखने के लिए इनके अंदर से बहुत सारी ऐसी स्टेरॉइड या तो दवाएं भी जनरेट की गई है। तो एवरग्रीन हार्मोन है, इसका मतलब प्लांट के ऐसे कुछ पार्ट्स है जो बूढ़े हो जाने पे, ओल्ड हो जाने पे उनको वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है और उनकी जगह नए ग्रो करवाए जाते हैं। तभी प्लांट जो है वो यंग दिखता है। प्लांट को यंग दिखाने के लिए ओल्ड स्टेम रखेंगे कि यंग स्टेम रखेंगे, तो यंग रखेंगे। तो यंग रखने का काम पूरा जिम्मा किसने उठाया हुआ है, तो साइटोकाइनिन्स ने। साइटोकाइनिन्स क्या कर रहे थे, प्रमोट सेल डिवीजन। जैसे ऑक्सिन का काम था, लेकिन ऑक्सिन इनिशिएट कर रहा था प्रोसेस को, ये क्या कर रहा है, तो वहीं से कैरी अप कर रहे हैं, या तो फॉलो फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो प्रमोट सेल डिवीजन, डिले एजिंग ऑफ लीव्स। एजिंग बंद कर देता है लीव्स की। अगर लीव ज़्यादा एजेड हो चुका है, लीफ अगर ज़्यादा एजेड हो चुका है, तो उसको क्या करना है, हमें रिमूव कर देना है वहाँ से। तो उनका रिमूवल ऑफ लीफ जो है वो किसके कंट्रोल में, साइटोकाइनिन के। प्रमोट्स ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। अगर ओपनिंग कर देगा स्टोमेटा के, तो भी लीफ जो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक एजिंग कर पाएगा, क्योंकि जितना स्टोमेटा ओपन रहेगा उतना वहाँ से गैसियस एक्सचेंज ज़्यादा होगा, अंदर वाटर जो है भरा नहीं रहेगा, वो सारा वाटर लॉस हो जाएगा, वापस नया वाटर आएगा। तो इसकी वजह से फ्रेश हमें लीफ मिलेगा, फ्रेश लीफ मिलेगा, इसकी वजह से वो यंग दिखेंगे। प्रमोट फ्रूट ग्रोथ। फ्रूट की ग्रोथ भी कौन प्रमोट करवा रहा है, तो ये याद रखना, फ्रूट को राइपन करवाने में हेल्प कर रहा था इथिलीन, लेकिन उनकी ग्रोथ करवाने में कौन काम आ रहा है, तो साइटोकाइनिन। इसीलिए उनको क्या बोला जा रहा है, तो एवरग्रीन हार्मोन बोला जा रहा है। बेसिक पॉइंट से सारे याद रखेंगे। प्रमोट सेल डिवीजन, अपने डिले एजिंग ऑफ लीव्स, प्रमोट्स ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, प्रमोट्स फ्रूट ग्रोथ। बस ये प्रमोशन जो हो रहा है या तो डिले किसको कर रहा है, वो याद रखना है। डिले याद करके फिर वो रटने बैठेंगे तो भूल जाएंगे कि ये इनहिबिट कर रहा है। इनहिबिट नहीं कर रहा है, ये प्लांट को यंग रखने की जिम्मेदारी लेके बैठा, ना कि लीव को। तो इसलिए जो ओल्ड लीफ है उनको वहाँ से हटा देना है। अब आ रहा है ग्रोथ इनहिबिटर में, एब्सिसिक एसिड एक्ट्स एज अ ग्रोथ इनहिबिटर, प्रमोट्स डोरमेंसी इन सीड एंड बड। सीड क्या होता है, बड क्या होता है, दोनों चीज़ें हमें आराम से पता है। उनकी डोरमेंसी करवानी है, मतलब उनको थोड़े टाइम के लिए रेस्ट्रिक्ट कर देगा। कब करेगा, अगर मान लो समर की कंडीशन आ गई है, समर की कंडीशन में ना तो इतना मॉइस्चर वहाँ पर मिल रहा है, ना तो वहाँ पर अंदर वाटर मिल रहा है रूट को, तो इस दौरान अपना जो प्लांट है वो प्लांट डेड होने की पोजीशन में आ गया। तो वहाँ पर उनको नेचुरली किस तरह से बचाया जाए, तो उन्हें बचाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, तो इनकी एब्सिसिक एसिड की, जो वहाँ पे सारी प्रोसेस को स्लो डाउन कर देंगे और प्लांट को बचाएंगे। तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि ग्रोथ इनहिबिटर मतलब कि वो प्लांट को डैमेज करने वाले हैं, कभी भी डैमेज नहीं करेंगे। वो प्लांट की हेल्थ स्टेबल रहे, उनकी हेल्थ अच्छी रहे, इसलिए ये वर्क कर रहे हैं वहाँ पे। दोनों का कोऑर्डिनेशन जरूरी है, ग्रोथ प्रमोटर का भी और ग्रोथ इनहिबिटर का भी। प्रमोट्स डोरमेंसी ऑफ सीड एंड बड, प्रमोट्स क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अगर वो ओपन कर रहे थे अपने साइटोकाइनिन्स, तो ये क्या करेंगे, बंद करेंगे ताकि सारी प्रोसेस स्लो डाउन हो जाए। जब तक स्टोमेटा ओपन रहेगा तब तक फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होने वाला है, लेकिन अगर स्टोमेटा धीरे धीरे करके क्या हो गया, कम हो गया या तो बंद हो गया, तो इनके अंदर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जो है वो बहुत स्लो डाउन हो जाएगी। अगर फोटोसिंथेसिस स्लो डाउन है, मतलब बाकी सारी प्रोसेस भी स्लो डाउन हो गई। प्रमोट्स विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स। ये क्या करवाएगा, तो लीफ की फॉलिंग करवाएगा, लेकिन कब करवाएगा, जब हमें, वो तो यंग रखने के लिए फॉलिंग करवा रहा था, ये प्लांट को जिंदा रखने के लिए, कि प्लांट डैमेज ना हो जाए। मान लो कि एटमोस्फियर पूरा चेंज हो चुका है, अगर वहाँ पे पॉइजनस गैस आ चुकी है, तो ये फटाफट से अपने लीफ को जो है वहाँ पे लीफ फॉल करवाने का शुरू कर देगा, या तो थोड़ी देर के लिए विल्ट करके रख देगा। नॉर्मल जो होता है उसकी विल्टिंग कर देनी, मतलब वो कोयलिंग हो जाएगी, तो कभी वहाँ पे उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमें ऐसे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो इतना ओपन स्प्रेडेड था वो अब कोल्ड हो चुका है, विल्ट हो चुका है, किसकी वजह से, तो एब्सिसिक एसिड लिक्विड फॉर्म में है। डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट, एक टाइम आता है जिसके बाद फ्लावर जो है वहाँ से निकल जाना चाहिए, फ्रूट भी एक वेट गेन कर लेता है, तो उसके बाद वहाँ से हट जाना चाहिए। तो वो हटाने का काम कौन कर रहा है, एब्सिसिक एसिड। इसके बाद आ रहा है अपना इथिलीन। इथिलीन के बहुत ही कम फंक्शन देखने, क्योंकि एक तो सिलेबस का मेजर पोर्शन है नहीं, लेकिन 3 ही पॉइंट है इसके। फ्रूट राइपनिंग करवाता है, सीड डोरमेंसी ये भी प्रमोट करेगा, लीफ एंड फ्लावर की सेनेसेंस करवाएगा, मतलब कि उनको वहाँ से धीरे धीरे हटाने के लिए उनकी मेच्योरिटी लानी है। सेनेसेंस करवाना मतलब, आपने एडोलसेंस पढ़ा है, वो ह्यूमन के लिए यूज़ करते हैं, सेनेसेंस वर्ड जो है वो यूज़ करेंगे प्लांट्स के लिए, मीनिंग सेम है उनका। इथिलीन, चलो ये इथिलीन के बाद हम अपना प्रॉपर जो ह्यूमन का एंडोक्राइन सिस्टम है या ह्यूमन के हॉर्मोन्स की थोड़ी बहुत बात करते हैं।
आई होप कि इनके सारे हार्मोन समझ तो आ गए और याद रखने में भी दिक्कत नहीं होगी। ये बार बार जो अपने चार्ट जो दिया हुआ है वो चार्ट अच्छे से फॉलो कर लेना, अपने नोट्स में लिख के रख देना, एक दो बार लिख दोगे अपने आप याद रह जाएगा। इनके बाद अपना आ रहा है वहां पे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, और ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हमें देखना है वहाँ पे ग्लैंड कौन सी है और उनके अंदर से कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। ये सारे जो हार्मोन्स और ग्लैंड्स है वो उनकी डिस्कशन थोड़ी डीप में नहीं ले जानी है, लेकिन इनकी मेजर जितनी चीज़ें जरूरी है वही सारी हम यहाँ पे कवर करेंगे। शुरू करेंगे हम पहले ग्लैंड से। पहले ग्लैंड है अपनी हाइपोथैलेमस ग्लैंड। लोकेशन कहाँ होगी उनकी, तो अपनी लोकेशन उनकी वहाँ पर ब्रेन के अंदर रहेगी। हाइपोथैलेमस हमने पार्ट अभी पढ़ा हुआ था। देखो हाइपोथैलेमस इतनी कोई मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड है नहीं, या तो बोल सकते हैं ड्यूअल ग्लैंड है। ड्यूअल ग्लैंड है मतलब कि वो वर्क कर सकती है एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड और एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क कर रही, एक्सोक्राइन की तरह वर्क कर रही है मतलब वो सिर्फ नर्व्स को ट्रैवल करवा रही है, उनका हार्मोन के साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर वो बात कर रहे हैं हम कि उनके अंदर से हार्मोन्स कौन से निकलते हैं, तो दो अलग टाइप के हार्मोन आ रहे हैं। कौन से? तो एक आ रहा है रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा आ रहा है इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन का फंक्शन क्या रहेगा, बाकी सारे जो हार्मोन्स हो रहे हैं वो कहाँ से रिलीज होने वाले हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड उसे कंट्रोल करने वाली है। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए कौन है? बेटे को कंट्रोल बाप करेगा, तो बाप को कंट्रोल कौन करेंगे, तो दादा करेंगे। तो वो दादा ही हाइपोथैलेमस है अपने, जो उनके बेटे यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कन्वर्ट करेंगे। अगर हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हो रहा है और वो जा रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड में, तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से वो रिलीजिंग हार्मोन के अकॉर्डिंग कोई ना कोई हार्मोन रिलीज होगा। तब तक रिलीज होता रहेगा जब तक दादा जो है वो आईएच नहीं भेजेंगे, मतलब कि इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं भेजेंगे। जैसे इनहिबिटिंग हार्मोन आया, पिट्यूटरी ग्लैंड ने वही जो हार्मोन पहले रिलीजिंग की वजह से रिलीज करना स्टार्ट किया था वो अब बंद कर देंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, तो मेजर उनका एक हार्मोन हमें जो सिलेबस के अंदर दिया है वो ग्रोथ हार्मोन है। बाकी ये सारे हार्मोन जो है वो किसकी बदौलत निकल रहे हैं वहां से, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से। क्योंकि ये सारी ग्लैंड्स का मास्टर ग्लैंड किसे बोल रहे हैं हम, पिट्यूटरी ग्लैंड को, रिलीज्ड बाय मास्टर ग्लैंड। ये याद रखना है, मास्टर ग्लैंड पूरी बॉडी में वर्क कर सकती है। किसकी वजह से वर्क कर सकती है, तो इतने सारे हार्मोन लेके बैठी है, वो सारे स्टिम्युलेटिंग हार्मोन लेके बैठी है जो इन ग्लैंड्स को स्टिम्युलेट करवाते हैं। डिटेलिंग की जरूरत सिर्फ इसके लिए कि ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, तो ग्रोथ हार्मोन अपनी बॉडी में ग्रोथ करवाने के लिए लगाया हुआ है। अपनी बॉडी जो है हाइट ग्रो कर रही है, बाकी के कैरेक्टर्स ग्रो हो रहे हो, तो वो किसकी वजह से हो रहे हैं, तो ग्रोथ हार्मोन की वजह से जो रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। इसके अलावा ढेर सारे हार्मोन यहाँ से रिलीज होते हैं, लेकिन उन सब की अभी जरूरत नहीं है हमें। सीधा जो है चले जाता है किसके ऊपर, तो थायराइड ग्लैंड के अंदर। थायराइड ग्लैंड के अंदर से तीन हार्मोन है अपने पास, थायरोक्सिन, ट्राइआयोडोथायरोनिन और टीसीटी यानी कि थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोक्सिन, ट्राइआयोडोथायरोनिन और थायरोकैल्सिटोनिन, ये तीनों जो है हार्मोन किसकी, कौन सी ग्लैंड के, तो थायराइड ग्लैंड के। पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस तो याद रहेगी हमें कि कहाँ पे, तो क्रेनियल कैविटी में या तो अपने ब्रेन के पोर्शन में। अगर हम बात करते हैं थ्रोट रीजन की, तो थ्रोट रीजन में कौन सा आ रहा है, अपनी थायराइड ग्लैंड। थायराइड के अलावा एक और होती है वहाँ पे पैराथायराइड, जो पैराथॉर्मोन रिलीज करवाती है। ये जो प्रोसेसेस करती है सारी ग्रोथ करवाने का काम था। थायरोक्सिन का काम क्या रहेगा, तो थायरोक्सिन का फंक्शन है वहाँ पे मेटाबॉलिज्म अपनी मेंटेन करने का। बॉडी के अंदर जितनी भी न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन की प्रोसेस चल रही है, जो अगले चैप्टर में हमने देखा था, सारी जो लाइफ प्रोसेस वो किसके थ्रू मेंटेन रहती है, कब कितनी होनी चाहिए, कितना रिएक्टेंट कितनी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहिए, वो सारी प्रोसेस जो है मेंटेन करता है थायरोक्सिन, ट्राइआयोडोथायरोनिन और टीसीटी यानी कि अपना थायरोकैल्सिटोनिन। बीएमआर रेट बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब मेटाबॉलिज्म का कितना रेट है, वो बेसिक रेट जो है ना वो कौन मेंटेन करते हैं, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स। तो ये यहाँ से मेजर रिलीज होने वाला। और इनके अंदर से एक एमसीक्यू निकल के आता है थायरोक्सिन के अंदर से, कि थायरोक्सिन कब रिलीज होता है। तो एक तो पता है हमें कि वहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई इनका स्टिम्युलेटिंग हार्मोन आना चाहिए, वो आके इनको बताएगा थायराइड ग्लैंड को कि आपको अभी रिलीज करना है थायरोक्सिन। लेकिन तभी भी थायरोक्सिन रिलीज हो जाए इसकी कोई 100% गारंटी नहीं है। उसके लिए रिक्वायरमेंट है किसकी, तो आयोडीन के मीडियम की। कंपलसरी आपको वहाँ पे बाहर जहाँ सेल्स लगाए हुए हैं थायराइड ग्लैंड के, उसके बाहर आपको आयोडीन का मीडियम प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आयोडीन का मीडियम है तो ही वो बाहर आएगा, वरना वो कभी बाहर निकलेगा नहीं। तो आयोडीन ना होने की वजह से, अगर डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन है, मतलब आयोडीन बॉडी में कम हो गया है, आयोडीन लेवल कम हो चुका है, तो वहाँ पे ये सेल्स के अंदर से कभी भी थायराइड हार्मोन बाहर आएगा नहीं, प्रोड्यूस होगा। जैसे ही पिट्यूटरी से ग्लैंड से हार्मोन आएगा, मतलब ये प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, सिक्रेशन करना स्टार्ट करना है। लेकिन सिक्रेशन के लिए बाहर जो मीडियम चाहिए वो मीडियम मिला नहीं, और इसकी वजह से यहाँ ये बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते बढ़ते ये जो अपना थ्रोट है वो थ्रोट धीरे धीरे लार्ज होता जाएगा। लार्ज होने की वजह से अगर इनकी डेफिशिएंसी आ रही है तो इनकी वजह से डिजीज आ रहा है गोइटर, ये याद रखना है। गोइटर में
अलग अलग टाइप के गोइटर होते हैं, एक डेफिशिएंसी की वजह से आता है, एक कभी इंक्रीज होने की वजह से भी आएगा, लेकिन अभी सिर्फ हमें नॉर्मल गोइटर की बात याद रखनी, जहाँ पे अपना थ्रोट रीजन जो है वो एक्सपांड होगा, धीरे धीरे स्वेलअप हो जाएगा, धीरे फूल जाएगा। किसकी वजह से स्वेलअप हो रहा है? तो ये हार्मोन्स की वजह से। क्यों? क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन हुई है, बॉडी में आयोडीन की कमी है। और आयोडीन लेने का सीधा सीधा एक तरीका ये है कि अगर अच्छा आयोडीन वाला आयोडीनाइज्ड नमक हम खा लेते हैं, सोल्ट अपना खाने के अंदर यूज करना है, जिनके अंदर से हमें क्या मिले? तो आयोडीन भरपूर मात्रा में मिल जाए। तो इसके अलावा अगर देखें तो दूसरी ग्लैंड आ रही है अपनी एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो एक्सीडेंटल हार्मोन रिलीज करती है, ऐसा बोलते हैं एक्सीडेंटल हार्मोन से ही। एक्सीडेंटल मतलब कि बॉडी के अंदर जब एक्सीडेंट की कंडीशन आ रही, बॉडी के अंदर एक्सीडेंट की कंडीशन आना मतलब ये नहीं कि गाड़ी ठोक दी हमने, तो बॉडी के अंदर कब एक्सीडेंटल? आपने जब दौड़ना शुरू किया तो नॉर्मल जो कंडीशन थी बॉडी में वो आराम से चल रही थी, दौड़ने से आपके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा बूस्टअप हुई, रिक्वायरमेंट बूस्टअप हुई है, तो एनर्जी को भी बूस्ट करना पड़ेगा, और वो बूस्ट करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी कुछ हार्मोन्स की, जो बॉडी को इंडिकेट करे वहाँ पे कि हाँ भाई अभी सारी प्रोसेस जो है एक्सट्रीम करनी पड़ेगी। जैसे अगर हार्ट का रेट चल रहा है तो हार्ट रेट जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। पहले नॉर्मली 72 हार्ट बीट्स पर मिनट चल रही थी, अब वो इंक्रीज होकर 76 78 वहाँ तक पहुँच सकती है। ब्लड प्रेशर इसकी वजह से हाई होगा, अगर पंपिंग ज़्यादा होने लगी है हार्ट की तो फिर वहाँ पर ब्लड प्रेशर भी क्या होगा? तो हाई होगा। किसकी वजह से आ रहा है? तो एड्रेनालिन हाई करवाने का काम करता है। सामने अगर हाई हो गए तो फिर ऐसा तो नहीं था एक बार घर से निकले दौड़ना शुरू किया, मैराथन निकली है, तो मैराथन भी 42 किलोमीटर पे तो जाकर रुकेगी, तो कहीं ना कहीं रुकेंगे, और जब रुकेंगे तो ये जो हाइपर हुई थी सारी प्रोसेस उसको वापस से नॉर्मल करवाना है। नॉर्मल करवाने के लिए कौन आएगा? नॉर एड्रेनालिन। और जैसा थायराइड ग्लैंड काम कर देता था, मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता था, वैसा ही काम यहाँ पे और एक दे रहा है, कोर्टिकोइड्स। अलग अलग टाइप के कोर्टिकोइड्स है, ग्लूकोकोर्टिकोइड है, ग्लूकोज को मेंटेन करेगा, मिनरल कोर्टिकोइड्स है, बाकी के मिनरल्स को मेंटेन करेगा, लेकिन हमें कोर्टिकोइड से सिर्फ मेटाबॉलिज्म मेंटेन करवाना है। इन दोनों से ये जो है एक्सीडेंटल हार्मोन्स है कि ज़रूरत पड़ती है, एक हाइपर करवाएगा एक लोअर करवाएगा। एड्रेनालिन दूसरा नाम देते हैं एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं इसे, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एपिनेफ्रिन बोल रहे हैं, अपने नॉर एड्रेनालिन को नॉर एपिनेफ्रिन बोल रहे हैं। ये दोनों नाम याद रखने इजी नाम है, एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन बोलो या तो एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन बोलो। कोर्टिकोइड्स अलग अलग टाइप के, वो डिटेल में नहीं लेने। पेंक्रियास क्या करवाएगा? तो उनके अंदर से एक हार्मोन आ रहा है इंसुलिन। अगर नाम ज़्यादातर बच्चों ने सुना हुआ होगा, अगर घर में कोई बुजुर्ग है और उनको अगर डायबिटीज़ है तो ये नाम बार बार अपने घर में चलता रहता है कि उनको इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। डायबिटीज़ एक डिजीज ऐसा है जिसके अंदर अपने ब्लड के अंदर, ध्यान से सुनना, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन हाई हो रहा है। अगर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ब्लड में हाई हो रहा है तो ब्लड में ग्लूकोज की कोई ज़रूरत नहीं थी, ब्लड का काम सिर्फ ट्रैवलिंग करवाना है। पैसेंजर जो है वो जब अपनी जगह पे पहुंच जाए तभी अच्छा लगता है, जब तक टैक्सी में तब तक वो फिर ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे कि पूरा दिन टैक्सी में थोड़ी ना बैठे रहेंगे, तो ट्रैफिक जाम होगा टैक्सी के अंदर कि दूसरे भी पैसेंजर्स आने वाले हैं वहाँ पे, तो ट्रैफिक इतना जाम हो जाएगा कि वहाँ पे बॉडी के अंदर बाकी की जो रिएक्शंस थी, बाकी सारे पैसेंजर है उनको वहाँ पे दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। तो ब्लड के अंदर जितने भी बाकी कंपोनेंट जा रहे थे ग्लूकोज के अलावा, उनके लिए तो ट्रैफिक जाम ही, तो ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होने के चांसेस है। तो ये प्रोसेस हो सारी किसकी वजह से? अगर वहाँ इंसुलिन प्रेजेंट ना हो। नॉर्मली ये नहीं दिखता है, डायबिटीज होने पे ही दिखता है, क्योंकि तब इंसुलिन की डेफिशिएंसी हुई है, तो इनकी डेफिशिएंसी की वजह से डिजीज है कौन सा? तो डायबिटीज। करता क्या है? तो ग्लूकोज के कंसेंट्रेशन को मेंटेन करता है। मतलब अभी हमने देखा डायबिटीज होने से क्या होता था, ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन हाई हो रहा था, अगर वो हाई होता जा रहा था तो उसे लो करवाने का काम कौन करता था? इंसुलिन। तो अगर इंसुलिन का फंक्शन पूछे तो सीधा फंक्शन ये बताना कि इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करवाता है या तो नॉर्मल करवाता है, जो इंक्रीज्ड ग्लूकोज है अपने ब्लड के अंदर उसे नॉर्मल लेवल पे लेके आता है, ना कि वो वहाँ पे कम करवाने का काम बढ़ाने का काम कर रहा है। सारी चीज़ें क्या करवा रहा है? वो नॉर्मल लेवल पे ला रहा है। ग्लूकागॉन उससे एकदम अपोजिट है। ग्लूकागॉन क्या करेगा? तो अगर इंसुलिन ने ग्लूकोज को कम करवाया था, कब? जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा था, तो इन्होंने वहाँ से निकाल के किसी एक ऑर्गन के अंदर जहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसकी, वहाँ पे अगर कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसे घुमा के लीवर के पास दे दिए, क्योंकि लीवर इसका स्टोरेज हाउस था ग्लूकोज का, तो वो निकालने के लिए ज़रूरत थी इंसुलिन की। अब इंसुलिन नहीं है तो वो निकला नहीं, इसकी वजह से डायबिटीज़ हुआ। अगर प्रोसेस उल्टी होती कुछ कि वहाँ पे अगर नॉर्मली ब्लड के अंदर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन लो हो जाता, कब लो होता? कि बाहर की ओर जो है उनके कंसंट्रेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो बाहर भी दूसरे किसी ऑर्गन के पास भी इनका स्टोरेज नहीं है, ब्लड में भी नहीं है, मतलब अपने फूड के अंदर से ही ग्लूकोज आना बंद हो गया है। तो हमें तब धीरे धीरे करके अपनी बॉडी जो है वो रिएक्ट करती है, ब्रेन को ये मैसेजेस दिए जाते हैं। ब्रेन के अंदर जहाँ पे हंगर के जो अपने सेंटर्स थे, वो हंगर के सेंटर्स एक टेस्ट प्रोड्यूस करती है, गस्टेटरी रिसेप्टर को भी थोड़े बहुत वहाँ पे इम्पल्सिस भेजे जाते हैं,
जिसकी वजह से हमें मीठा खाने का मन करता है और हम चॉकलेट वगैरह खा लेते हैं, या तो बॉडी जो है वो चक्कर वगैरह लाएगी, चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, थोड़ा हेडेक होना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से बॉडी में ये सारे सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे आपको ज़रूरत है ग्लूकोज की। अगर आपने ग्लूकोज अच्छे से कंज्यूम किया है तो हेडेक कभी होगा नहीं। तो अगर कहीं पे ये प्रॉब्लम्स होते हैं कि हेडेक हो रहा है, चक्कर आ रहा है, ये सारे पेपर देख के चक्कर आना वो ग्लूकोज का रीज़न नहीं है। तो पेपर तो देख के किसी को भी चक्कर आ सकता है अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो ये दोनों ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए कहाँ से आ रहा है? तो पेंक्रियाज से। देखो एक जैसे हाइपोथैलेमस था वैसे ही अपनी एक ग्लैंड और आ रही है पेंक्रियाज। वो भी क्या है? तो एक ड्यूअल ग्लैंड है। ड्यूअल बोलते हैं या तो कंपोजिट ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि ये भी एक्सोक्राइन की तरह वर्क करती है। एक्सोक्राइन मतलब जो अपना सिक्रेशन कहाँ रिलीज करेंगे? किसी ना किसी अपनी डक्ट में रिलीज करेंगे। एंडोक्राइन मतलब ये सारी जो ग्लैंड अगर हार्मोन्स रिलीज कर रही है तो हार्मोन्स को ट्रैवल करवाने के लिए कोई एक पर्टिकुलर वीआईपी कोटा नहीं है, उनको सीधा ब्लड के अंदर ही टैक्सी में ही भेजा जाता है। अगर वो अपना पेंक्रियाटिक जूस रिलीज करती है, जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, तो उनके लिए अपनी पेंक्रियाटिक डक्ट भी थी, वो डक्ट उनको कैरी करके ले जा रही थी। तो डक्ट अगर कैरी करके किसी जूस को ले जा रही है तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क कर रही है। अगर वो जब हार्मोन रिलीज करवा रही है तो वो एंडोक्राइन की तरह वर्क कर रही है। तो ये भी ड्यूअल ग्लैंड है। ड्यूअल ग्लैंड के तौर पे हमें पेंक्रियाज एक ही याद रखना है, हाइपोथैलेमस मेजर याद रखेंगे थोड़ा। फिर आएगा टेस्टिस, सिर्फ मेल के पास होगा। मेल के अंदर टेस्टिस की एक पैर है, हम आगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि टेस्टिस का मेजर फंक्शन क्या होता है। तो स्पर्म सेल क्रिएट करना होता है। सामने फीमेल के अंदर ओवरी है तो ओवरी का मेजर फंक्शन होगा ओवा क्रिएट करना, मतलब मेल गेमेट और फीमेल गेमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं इन दोनों के थ्रू साइमल्टेनियसली। लेकिन अगर इनके अलावा ये एंडोक्राइन सिस्टम में अपना क्या पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो ये भी ड्यूअल ग्लैंड हुई, क्योंकि ये भी क्या कर रहे हैं? अपना जूस सिक्रेट कर रहे हैं, साथ साथ में हार्मोन भी सिक्रेट कर रहे हैं। तो हार्मोन अगर टेस्टिस से देखें तो टेस्टोस्टेरोन, और अगर ओवरी से देखें तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन। इसके अलावा भी बहुत सारे 12th स्टैंडर्ड के अंदर जब वापस से ह्यूमन रिप्रोडक्शन आएगा तो वहाँ थोड़े एक्सेसिव हार्मोन्स मिलेंगे। लेकिन 10th तक हमें क्या रखना है? तो ओवरी से सिर्फ दो ही हार्मोन, कौन से? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जबकि टेस्टिस के अंदर से टेस्टोस्टेरोन। तो इनका काम क्या होता है? तो ये एडोलसेंट्स की जो एज है अपनी बॉडी में, मेल के अंदर प्यूबर्टी के बाद या तो मैच्योरिटी की एज के बाद जो भी चेंजेस आते हैं, जैसे वो इसकी थिकनिंग होगा, मसल्स ग्रो होना, ये सारी चीज़ें जो है किसके अकॉर्डिंग हो रही है? तो टेस्टोस्टेरोन के जितना भी कंसंट्रेशन है उसके अकॉर्डिंग हो रही है। टेस्टोस्टेरोन का ये भी है कि उसकी वजह से एंगर ज़्यादा आता है, कि लड़कों में जब एंगर ज़्यादा दिखता है कि छोटी छोटी बातें, जब टीचर ने जाकर कुछ बोल दिया वो वहाँ पे भड़क गया, क्या मुझे क्या बोल रहे हो, मेरा ईगो हर्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हो रही है? तो टेस्टोस्टेरोन की वजह से। तो ये टेस्टोस्टेरोन जितना हाई होता है उसकी वजह से धीरे धीरे एंगर इश्यूज बढ़ते हैं उनके अंदर, या तो नॉर्मली बिहेवियर में भी चेंज आता है, मेच्योरिटी लेवल भी एक गेन कर लेते हैं, लेकिन किसी के अंदर एक वो पारा क्रॉस कर जाता है, एक लेवल क्रॉस कर जाता है, तो फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप में। एक छोटी सी वहाँ पे एक एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है अपनी, कि अगर आपने स्टोरी सुनी हुई है कि बुलोक और अपने जो घूम रहे हैं वहाँ पे मेल काऊ है और बुलोक है, मतलब हम जो सांड बोलते हैं और एक अपना बुलोक बोल रहे हैं, ऑक्स बोल रहे हैं, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है? तो एक जो है वो स्टेराइल है। स्टेराइल मतलब जिसके पास रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं थी। सांड के पास रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है, वो वहाँ पे गाय के लिए आगे बछड़ा पैदा करने के लिए कैपेबल है। बुलोक कैपेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बुलोक के अंदर जो टेस्टिस थे वो टेस्टिस को वहाँ पे क्रश कर दिया गया। किसकी वजह से? तो उनका एंगर मैनेजमेंट करने के लिए। सांड जो है अपना जो गली में घूमते रहते हैं वो सारे ज़्यादा हाइपर होते हैं। किसकी वजह से? तो अपने अंदर जो टेस्टिस है उनके अंदर से टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है, इसकी वजह से पूरा ब्रेन जो है उनका एंगर में रहता है। तो कंपैरेटिवली बुलोक से एंगर में इश्यूज जो है वो ज़्यादा हमें ये सांड के अंदर दिखते हैं, तो उनके अंदर से रिमूव करवा के वो ब्लॉक में कन्वर्ट करते हैं, जो ओक्स हम अपने यूज़ करते हैं खेती बाड़ी के अंदर। तो ये एक मेजर है वहाँ पे। यहाँ पे अपना चैप्टर जो है वाइंड अप हो रहा है। चैप्टर के अंदर मेजर चीज़ें सारी कवर की हमने, कि रिफ्लेक्स एक्शन देख ली, उसके बाद ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन की बात की, मैकेनिज्म की बात की, सारे जो ब्रेन्स के फंक्शंस थे वो हमने अच्छे से पढ़े हैं, वो सारे एक एक बार रिवाइज करने पड़ेंगे। तो रिवाइज करने के लिए ये बेटर तरीका है अगर आप फटाफट से इसको वन शॉट में ही, अब सारे चैप्टर इसीलिए ला रहे हैं क्योंकि अब सारे चैप्टर जो है अपने छोटे छोटे चैप्टर है। पहला एक अपना लाइफ प्रोसेस जो है वो इतना बड़ा चैप्टर था कि हमें जहाँ ज़रूरत पड़ने वाली थी इन चीज़ों की, तो कोई भी एक लोड लिए बिना वापस से प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर ही दी। अब सब ने इतने अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सारी प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू कीजिए। अगले चैप्टर में हम लेके आएंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अभी अपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन, हेरेडिटी और अपना अवर एनवायरनमेंट, 3 चैप्टर जो बचे वन शॉट के अंदर ही खत्म होने वाले। तो इनका भी एग्जाम कॉर्नर अभी लेके नहीं आए हो, क्योंकि अब दोनों का बाकी के 3 चैप्टर जो है उनके छोटे 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 करके नहीं लाने। एक बड़ा सा जो है हम सेशन लेके आएंगे, एक लाइव सेशन करेंगे उनके अंदर, जहाँ आपने जब बायोलॉजी खत्म होगी पूरी तब लाइव सेशंस पे लाइव सेशंस लगाते जाएंगे, जहाँ आप हमारे साथ बैठ के
वर्क करेंगे, जब आपका सिलेबस पूरा स्कूल में, यहाँ पे हर जगह जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो वहाँ पे वाइंड अप हो जाए, ताकि एक दिमाग में क्लैरिटी रहे कि क्या करना है। और वहाँ पे अपना जो प्रीवियस वीडियोस थे उनके अंदर भी एग्जाम कॉर्नर में जो जो बच्चों ने रिस्पॉन्स दिए बहुत बहुत ही बेटर रिस्पॉन्स दे रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा है तो वो भी वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है, या तो आस्क कर रहा है वहाँ पे कि रिक्वायरमेंट है ये एक्सप्लेन करने की, वो सारी चीज़ें वहीं पे एक्सप्लेन हो रही है। तो जिनको ज़रूरत है वो सारी अपने कमेंट सेक्शन में ऐड करते जाओ। इस अगर टॉपिक्स में से कोई भी टॉपिक रिवाइज़ करवाने की या थोड़ा एक्स्ट्रा तरीके से रिवाइज़ करवाने की ज़रूरत है तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, तो उनका अलग से वन शॉट या तो छोटा-सा शॉट जो हमें ज़रूरत पड़ेगी तो उनके अंदर ऐड करते जाएँगे धीरे-धीरे। बाकी बहुत ही धन्यवाद जो आप लोगों ने हमें इतने जो ये बाकी के सारे वीडियोज़ में प्यार दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच, और अगले वीडियो में मिलेंगे। जय द्वारकाधीश।